हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वन शॉट, और वो वन शॉट होगा हमारा बिजनेस सर्विसेज का। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी ज्यादा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आपको सीखने को मिलेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे इस चैप्टर के साथ, जो कि हमारा बिजनेस सर्विसेज, और हम इसको एक बार में ही पूरा समझेंगे। आइए, सबसे पहले हम समझते हैं सर्विसेज के बारे में कि बिजनेस सर्विसेज में एक शब्द आता है सर्विसेज। सर्विसेज बोलते किसे हैं? बच्चों, आपने गुड्स का मतलब तो सुना ही होगा। गुड्स का मतलब एनीथिंग दैट कैन बी सोल्ड। ठीक है, वो एक बिजनेस बनाता है या फिर खरीदता है आगे बेचने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल, और रीसेलिंग पे वो क्या लेता है, उसमें प्रॉफिट लेता है। ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। ऐसी बच्चों एक वर्ड होता है सर्विसेज। ऐसी बच्चों एक वर्ड होता है हमारा सर्विसेज। ओहो बच्चों, क्या हो गया ये? ओके ओके ओके, एक सेकेंड, अभी ठीक हो जाएगा। हाँ ओके। ऐसे ही हमारा एक वर्ड होता है बच्चों, सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है सेवाएं। सेवाएं। कभी कभी बिजनेस जो है बच्चों आपको गुड्स नहीं देता। आपको गुड्स नहीं देता, आपको वो सेवाएं देता, आपको वो सर्विसेज देता है। एक एग्जांपल मैं इसका लेके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप प्यूमा के शोरूम में गए, प्यूमा के शोरूम में जाके आप शूज लेकर आए और उनको पैसा दिया। तो आपने जो पैसा दिया उसके बदले में आप क्या लेकर आए? एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर आए जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो। हाँ या ना? डेट कैन बी टच्ड और सीन। बिल्कुल, तो वो टेंजिबल प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है? टेंजिबल प्रोडक्ट। तो टेंजिबल प्रोडक्ट है मतलब वो क्या होगा? गुड्स होगा। और वहीं पर बच्चों आप एक एक एयरटेल या फिर जियो का सिम यूज करते हो, तो वो सिम पर्टिकुलर हम उसको प्रोडक्ट नहीं बोलेंगे, वो सिम नहीं है, लेकिन उस सिम के थ्रू जो हमको सर्विसेज मिलती हैं, डेली इंटरनेट मिलता है, हम एक दूसरे से कॉल पे बात कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को भेजते हैं। हाँ या ना? तो ये बोलते हैं सर्विसेज। दीज आर इंटेंजिबल इन नेचर। क्यों? हम इसे छू नहीं सकते, हम इसको देख नहीं सकते। हाँ या ना? बस इसको हम फील कर सकते हैं। बात ही समझ में? तो सर्विसेज एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसको कि देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, बट फील करा जा सकता है। बच्चों, क्या करा जा सकता है? फील करा जा सकता है। जैसे आप एक बार्बर के पास जाते हैं, बार्बर के पास जाने के बाद आपके वो हेयर कट करके देता है। तो जब वो हेयर कट करके देता है, वो उसने आपको कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं दिया, उसने आपको सेवा दी कि उसने आपके बाल कट करे। बात ही समझ में? और वहीं पर आप उस बार्बर से बोलोगे कि भाई मेरे को बाल में थोड़ा शाइन चाहिए, एक काम कर, मेरे को कोई वो दे दे, वैक्स दे दे। ठीक है, कोई हेयर ऑयल दे दे। तो वो आपको हेयर ऑयल जब देगा, वो आप कह सकते हो कि ये आपका गुड्स है। तो आई थिंक आपको गुड्स और सर्विसेज के बीच में मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बिजनेस सर्विसेज की। ऐसी सर्विसेज जो कि बिजनेस को दी जाती हैं। क्या चीज किसे दी जाती है? बिजनेस को दी जाती है। भाई, बिजनेस को भी कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। एक बिजनेस को भी कुछ सर्विसेज की जरूरत पड़ती है जिससे कि वो अपने ऑपरेशंस को स्मूथली करता है। तो ये चैप्टर वही डिस्कस करेगा कि ऐसी कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि बिजनेस को चाहिए। ठीक है, तो बिजनेस सर्विसेज रेफर्स टू ऐसे एक्टिविटीज, वो सारी एक्टिविटीज जो कि बिजनेस को असिस्ट करेंगी, बिजनेस की हेल्प करेंगी। क्लियर है? और उसे कोई भी टेंजिबल कमोडिटी प्रोवाइड नहीं करवाएंगी। मतलब दीज एक्टिविटीज विल बी इंटेंजिबल। ठीक है, इंटेंजिबल होंगी, वो बिजनेस की हेल्प करेंगी। आइए देखते हैं कौन कौन सी वो सर्विसेज होती हैं। तो वो सर्विसेज से देखने से पहले उनके फीचर्स एक बार देखते हैं। पहला क्या होता है? इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबिलिटी मतलब डेट वी कैन नॉट टच। सर्विसेज आर इंटेंजिबल, डेट दे कैन नॉट बी टच। ओके, दे आर एक्सपीरियंशियल इन नेचर। एक्सपीरियंशियल इन नेचर कि हमें सर्विसेज अच्छी है बुरी है वो तभी पता लगेगी जब उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे, उससे पहले नहीं। गुड्स को हम देख के फिर भी बता सकते हैं, हाथ में लेके देख सकते हैं कि अच्छा है, बेकार है, खरीदने के लिए ठीक है या नहीं है, उसको टेस्ट कर सकते हैं। पर सर्विसेज को देख के ही पता लगेगा, उसको उसको कंज्यूम करके ही पता लगेगा वो ठीक है या फिर नहीं है। क्लियर है? तो जो क्वालिटी होती है सर्विसेज की, क्लियर है, वो पहले से हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। डिटरमाइन नहीं कर सकते कंजम्पशन पहले से उसको हम पता नहीं कर सकते। क्लियर है? नहीं क्लियर है? कंजम्पशन के बाद ही हमें पता लगेगी सर्विस कैसी थी। सेकंड होता है सर्विस कैसी होती है बेटा? इनकंसिस्टेंट होती है। मतलब सर्विस इनकंसिस्टेंट क्यों होती है? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपके पास एक प्यूमा का शू है, ठीक है, उसका आपको मॉडल नंबर पता है, उसका आपको कलर पता है। तो जब भी आप सेम मॉडल का सेम शू खरीदने जाओगे, आपको वो शू एक जैसा मिलेगा, वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट मिलेगा, एक जैसा जूता मिलने का है आपको। आपको बिल्कुल भी कोई अलग अलग उसमें डिफरेंस नहीं मिलेगा। बट सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं होता। जब भी आप कोई सर्विसेज लेने चाहते हो, हर बार का जो एक्सपीरियंस होता है, हो सकता है आपका अलग अलग हो। हर बार का एक्सपीरियंस आपका कैसा हो सकता है? अलग अलग हो सकता है।
ठीक है, उसके रीजंस हो सकते हैं क्योंकि क्या बोलते हैं, कभी कभी आप उसमें एक्स्ट्रा डिमांड कर देते हैं क्योंकि सर्विसेज आपके अकॉर्डिंगली भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, आपके अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाती हैं। आप कटिंग करवाने जाते हो तो ठीक है ना, आप बार बार वो क्या बोलते हैं, इस बार ऐसी कटिंग कर, इस बार ऐसी कटिंग कर, तो सर्विसेज कैसी होती हैं, इनकंसिस्टेंट होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, क्योंकि वो हर बार अलग अलग परफॉर्म करी जाती हैं। थर्ड क्या होता है, इंसेपरेबिलिटी। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सर्विसेज इज द साइमल्टेनियस एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। हाँ, यहाँ पर एक बात समझना, सर्विसेज के केस में हम देखते हैं इंसेपरेबिलिटी। किन चीजों में इंसेपरेबिलिटी, प्रोडक्शन और कंजम्पशन में। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन आर इंसेपरेबल इन केस ऑफ द सर्विसेज। कैसे, सर्विसेज जब भी प्रोड्यूस करी जाएंगी आपको उसी टाइम पे उसे कंज्यूम करना पड़ेगा। प्रोडक्शन और कंजम्पशन सेम टाइम पे चलता है। जब भी आपके बार बार बाल काटेगा उसी टाइम पर आप सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे, हाँ या फिर ना, बात ही समझ में या फिर नहीं है। दूसरी चीज, जब भी आप कोई मान के चलो लाइफ इंश्योरेंस है तो लाइफ इंश्योरेंस भी एक सर्विस ही है। तो लाइफ इंश्योरेंस अगर आपका 1 साल का है तो वो 1 साल तक आपको सर्विस मिल रही है। आप 1 साल तक ही टेंशन फ्री रहोगे, यानी कि जो आपने लाइफ इंश्योरेंस खरीदा जब तक वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, सर्विसेज आपके लिए प्रोड्यूस कर रहा है, तब तक आप उसको कंज्यूम कर रहे हो। तो यहाँ पे प्रोडक्शन और कंजम्पशन कैसा होता है, सेम टाइम पर होता है, क्योंकि सर्विसेज को हम लोग स्टोर करके नहीं रख सकते। क्लियर है, दिस मेक द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ सर्विसेज सीम टू बी इंसेपरेबल, क्योंकि सेम टाइम पे कंजम्पशन जरूरी है, इस तरह से अलग अलग नहीं हो सकते। फोर्थ है इन्वेंट्री। सर्विसेज हैव लिटिल और नो टेंजिबल कंपोनेंट्स। बहुत ही कम, बहुत ही कम या फिर होते ही नहीं है टेंजिबल कंपोनेंट होते हैं। सिम के अंदर हम देखें तो वो छोटा सा सिम जो होता है वो एक टेंजिबल कंपोनेंट होता है। बात ही समझ में नहीं आई। आप यूट्यूब से सर्विसेज लेते हो, दीज आर ऑल द इंटेंजिबल कंपोनेंट्स। कैसे कंपोनेंट्स है, इंटेंजिबल कंपोनेंट्स है। ठीक है, आप कोई भी बच्चा हमसे पेड बैचेस खरीदता है, ठीक है, तो वो क्या है, सब पूरा का पूरा इंटेंजिबल कंपोनेंट, कोई भी इसके अंदर टेंजिबल चीज आपको नहीं मिलेगी। बात आई समझ में। देयरफॉर, और उसको आप फ्यूचर यूज के लिए स्टोर भी नहीं कर सकते। हम भी आपको एक्सपायरी देते हैं अपने पेड बैचेस के ऊपर कि हमारा पेड बैचेस इस डेट तक आपके लिए वैलिड है, उस डेट के बाद आप पेड बैचेस में कोई भी क्लास हमारी नहीं देख सकते। तो हम आपको जब 1 साल तक के लिए सर्विसेज देने वाले हैं, आप उनको कंज्यूम भी कब तक कर सकते हैं, 1 साल तक के लिए ही कर सकते हैं। 1 साल तक आगे आप उनको स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, क्योंकि सर्विसेज पेरिशेबल होती हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स एंड द प्रोवाइडर्स कैन एट बेस्ट स्टोर सम एसोसिएटेड गुड्स। उनके साथ अगर कोई टेंजिबल गुड्स होगा उनको तो आप स्टोर कर सकते हो, बट सर्विस को आप स्टोर नहीं कर सकते। फिफ्थ है बेटा इन्वॉल्वमेंट। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्विसेज इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। हाँ, जब भी सर्विसेज को डिलीवर करा जाएगा तो उस जगह पर कस्टमर का होना बड़ा जरूरी है। कस्टमर का पार्टिसिपेशन सर्विस के टाइम पर होना बड़ा जरूरी है। बार बार अगर बाल काट रहा है तो किसके काटेगा, कस्टमर के काटेगा। कस्टमर का प्रेजेंट होना जरूरी है। सिंगर बेटा अगर गाना गा रहा है तो कस्टमर का सुनना जरूरी है, नहीं तो उसकी सर्विस सर्विस क्या कहलाएगी। बात ही समझ में, सर्विस तभी सर्विस कहलाएगी जब सामने वाला कस्टमर ही पार्टिसिपेट उसके अंदर कर रहा है। बात ही समझ में, नहीं तो विदाउट द कस्टमर वो सर्विस सर्विस कहाँ कहलाएगी। क्लियर है, मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। और सर्विसेज आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के थ्रू बेटा मॉडिफाई कर दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो, एक एक शादी के अंदर डीजे गाना चला रहा है, ठीक है, वो सर्विस दे रहा है आपको, कोई टेंजिबल प्रोडक्ट आप लेके नहीं जा रहे, आप उसके ऊपर खड़े होकर नाच रहे हो, वो आपको सर्विस ही तो दे रहा है, सेवा ही तो कर रहा है वो आपके लिए, उसके लिए वो आपसे पैसे लेके जाएगा। तो वहां पर वो सर्विसेज कब होगी, जब आप उसके ऊपर नाचोगे। आता ही समझ में, कस्टमर का पार्टिसिपेशन होगा, वो किसी कोने में भी खड़े होकर बेटा डीजे लगाने लग जाएगा और कोई भी कस्टमर नहीं उसके पार्टिसिपेट कर रहा तो बेटा वो चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। बात ही समझ में, वो सर्विसेज क्यों बोलूंगा मैं, बिल्कुल उसे कोई सर्विसेज नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो किसी का भला नहीं कर रहा उस टाइम पर, तो बोलेंगे शोर शराबा और मचा रहा है, उसे हटा देंगे। तो वहीं पर अगर वो शादी में जाके पार्टिसिपेशन करेगा तो उसको पैसे भी मिलेंगे, तुरंत सर्विस बन जाएगी वो, क्योंकि शादी में वो गाने चला रहा है, लेकिन किसी कोने पे वो गाने चला रहा है, चला लेगा ऐसे, उसे बेटा डांट के भगा देंगे। क्यों, वो सरदर्द बन जाएगा तब। बात ही समझ में, तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन भी होना बड़ा जरूरी है। जब तक कस्टमर का पार्टिसिपेशन नहीं होगा सर्विस को हम सर्विस बोलेंगे कैसे। क्लियर है, और कस्टमर के बाद इसी वजह से अपॉर्चुनिटी भी होती है कि अपने अकॉर्डिंग सर्विसेज को क्या करवा सकता है, वो चेंज करवा सकता है। सर्विसेज में कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, पहला हम उसे देख नहीं सकते, दूसरा प्रोडक्शन कंजम्पशन सेम टाइम पर होता है, तीसरा अगर कस्टमर होगा तो वो सर्विस मानी जाएगी, कस्टमर नहीं होगा तो सर्विस कैसे मानी जाएगी वो। बात ही समझ में या फिर नहीं आई। ठीक है, अब मैं ऐसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि आप लोग इस वीडियो को देखोगे, मैं आपके लिए इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे जाने वाली है उस जगह पर हमारे कस्टमर है, तो कस्टमर्स अवेलेबल है ना, आपके लिए बना रहा हूं ना मैं। बात ही समझ में। अगर इसको बनाकर मैं अपने पास सेव करके रख लूंगा, क्योंकि मेरे पास एक भी जना नहीं है इसको देखने वाला और अपने पास ही रखी रहेगी, तो बेटा क्या ये सर्विसेज होंगी, नहीं, ये सर्विसेज नहीं होंगी। ओके, क्लियर।
नेक्स्ट देखते हैं सर्विसेज कितनी टाइप्स की होती हैं। पहली होती है बिजनेस सर्विसेज, दूसरी होती है सोशल सर्विसेज, तीसरी होती है पर्सनल सर्विसेज। बिजनेस सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज, यानी कि जो सर्विसेज बिजनेस बिजनेस यूज करेगा उन्हें बोलेंगे बिजनेस सर्विसेज। क्यों यूज करेगा? क्योंकि उसे अपनी एक्टिविटीज को स्मूथली परफॉर्म करना है। जैसे बैंकिंग, बैंकिंग के बिना बिजनेस फेल हो जाएगा। इंश्योरेंस बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ट्रांसपोर्टेशन के बिना बिजनेस चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका जो गुड्स प्रोड्यूस होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही होता है। रॉ मटेरियल भी ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही आता है। जब तक वो अपने गुड्स को स्टोर नहीं करेगा, वो मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। कम्युनिकेशन सर्विसेज भी होना बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कुछ सर्विसेज हैं जो कि बिजनेस बेटा लेता है, ठीक है, जो बिजनेस क्या करता है, लेता है, ठीक है, ये बिजनेस यूज करता है। फिर दूसरी आती है सोशल सर्विसेज। ये कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो कि वॉलंटरी प्रोवाइड करवाई जाती हैं, यानी कि इंसान अपनी मर्जी से प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, इन परसूट ऑफ सर्टेन सोशल गोल्स, कुछ सर्टेन सोशल गोल्स, ठीक है, सोसाइटी के लिए। किसी ने मांग के चलो भंडारा करवा दिया, किसी ने सपोज करो क्या बोलते हैं कुछ क्या बोलते हैं गरीब जनता के लिए कुछ एजुकेशन की स्किल्ड प्रोग्राम चला दिया कि आप आओ हमारे कैंप में, हम आपको ये चीज़ें सिखाएंगे। गांव में गए गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गांव में गए उनके लिए वॉशरूम्स बना कर दे रहे हैं, ठीक है, गांव में गए उनको हाइजीनिक हाइजीनिक कंडीशंस के बारे में चीज़ें सिखा रहे हैं। तो ये क्या दे रहे हैं? सर्विसेज ही तो दे रहे हैं, बदले में कुछ पैसा लेके थोड़ा ना आते। आई बात समझ में? और किस लिए कर रहे हैं? मोटिव क्या है? सोसाइटी के लिए। किसके लिए? सोसाइटी के लिए। अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई हम पे प्रेशर इस चीज के लिए डाल नहीं रहा। तो दी सोशल गोल्स मे बी टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेटा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए किनका? वीकर सेक्शंस के लिए। टू प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज टू देयर चिल्ड्रन, उनको उनके बच्चों को एजुकेशनल सर्विसेज देना, हेल्थ केयर के बारे में बताना, हाइजीनिक कंडीशन स्लम एरियाज में बताना, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में जब भी आप अवेयरनेस फैलाते हो, ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हो अपनी मर्जी से सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, उनको सोशल सर्विसेज बोला जाएगा। थर्ड होता है पर्सनल सर्विसेज। ये ऐसी सर्विसेज होती हैं जहां पर एक इंडिविजुअल अपने अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किसी से सर्विस लेता है, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। वहां पर खुद का सेटिस्फेक्शन होता है, वो बिजनेस नहीं चला रहा होता, वो सोसाइटी के लिए कुछ नहीं करना होता, वो पैसे देगा और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सर्विसेज क्या करेगा बेटा? यूज करेगा। तो पर्सनल सर्विसेज आर दो सर्विसेज विच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय द डिफरेंट कस्टमर। और जब भी इंडिविजुअल अपने सेटिस्फेक्शन के लिए सर्विसेज खरीदता है ना, तो वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सर्विसेज लेता है, अपने अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग उन सर्विसेज को क्या करवा देता है? चेंज करवा देता है। कभी कभी आप देखते होंगे बेटा टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज भी अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की लेते हैं। कोई प्रीपेड चलाता है, कोई पोस्टपेड चलाता है, कोई प्रीपेड में भी अलग अलग तरीके के पैकेज पड़वाता है, कोई पोस्टपेड में अलग अलग तरीके के स्कीम्स लेता है। तो आप देखते हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा होने का रीजन क्या है? ऐसा होने का रीजन है क्योंकि उनके पास चॉइस होती है, तभी तो इनका नाम सर्विसेज रखा गया। और सर्विसेज नेचर में कंसिस्टेंट भी नहीं होती, आप चाहे तो उनको चेंज करवा सकते हैं। दे विल डिफर डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। और सर्विसेज की अवेलेबिलिटी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी डिपेंड करती है, क्या वो वैसी सर्विसेज दे पाएगा या फिर नहीं दे पाएगा। दे विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द कस्टमर प्रेफरेंसेज एंड डिमांड्स। मतलब जो सर्विसेज इनकंसिस्टेंट होती है ना, वो इनकंसिस्टेंट किसकी वजह से होती हैं? पहला रीजन है इनकंसिस्टेंट होने का कि जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है या फिर नहीं करवा रहा। दूसरा रीजन, क्या कस्टमर अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंगली सर्विसेज को चेंज करवा रहा है या फिर नहीं करवा रहा। फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म, रिक्रिएशनल सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं हम लोग बेटा, खाना लेते हैं, तो वहां पर हम लोग खाने का पैसा कम, उस सर्विस का पैसा ज्यादा लेते हैं। हमें जैसा खाने का मन करता है हम उसको बताते हैं कि हमें ये वाली डिश खानी है, ये वाली डिश हमें इस तरीके से बनाकर लेकर आओ, ठीक है। तो हम वहाँ पर एक एम्बियंस को उनकी सर्विसेज को एंजॉय करने जाते हैं। बात सही समझ में? रेस्टोरेंट से बोलते नहीं बोलते, खाने से ज्यादा चेक करते हैं कि बंदा हमसे व्यवहार कैसा कर रहा है, ठीक है। टूरिस्ट, जब भी आपने कोई घूमने फिरने के लिए पैकेज लेते हैं ना, ठीक है, उस पैकेज के अंदर कोई आपको टेंजिबल प्रोडक्ट तो वो दे रहा होगा तो बहुत ही कम दे रहा होगा। बेसिकली इंटेंजिबल प्रोडक्ट यानी कि सर्विसेज के ऊपर ही वो टूरिज्म बेस्ड है। वहां पर भी वो आपसे क्या करवाता है? जैसे आपने एक टैक्सी बुक करी तो वो टैक्सी वाला आपको सर्विस देगा। तो वहां पर जो आप टैक्सी से सर्विस लेने वाले हो वो आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज करवा सकते हो कि भाई मेरे को यहाँ जाना है, इतने घंटे इस जगह पे रुकूंगा, फिर वहां जाऊंगा। तो टैक्सी वाला आपके अकॉर्डिंग चलेगा। आप देख पा रहे हो, तो टैक्सी वाला हर किसी को अलग अलग सर्विसेज दे रहा है और हर बंदा टैक्सी से अलग अलग सर्विसेज लेगा, ठीक है। क्लियर है? दैट्स व्हाई द सर्विसेज आर इनकंसिस्टेंट। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग बिजनेस सर्विसेज में किस किस तरीके की सर्विसेज दी जाती है। तो बिजनेस सर्विसेज के अंदर तो सबसे सर्विसेज दी जाती है, इंपॉर्टेंट सर्विसेज, वो होती है हमारी बैंकिंग सर्विस। अब बैंकिंग सर्विस की डेफिनेशन हमें दी गई है इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर। इसके मतलब बताया गया बैंकिंग का मतलब क्या होता है। बैंकिंग मतलब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों बैंक क्या करता है? ये बैंक है।
हम लोग बैंक में अपनी सेविंग्स करते हैं या फिर नहीं करते? बैंक में अपने पैसे को सेव करते हैं या नहीं करते? हाँ जी। बैंक के पास पैसा पहुंचता है तो बैंक उस सेविंग का क्या करता है? बैंक उस सेविंग को दो जगह पे यूज करता है। पहला क्या करता है? उसको लैंड कर देता है, मतलब लोन की तरह आगे दे देता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है? उसको इन्वेस्ट कर देता है। अब लैंडिंग यानी कि लोन की तरह दिया तो उसको इंटरेस्ट से इनकम मिलेगी, इन्वेस्टमेंट करा तो उसको रिटर्न मिलेगा, यानी कि कुछ भी बदले में कुछ रिटर्न डिविडेंड मिल सकता है, ठीक है, या फिर कुछ ना सेट खरीदो उस पर से प्रॉफिट हो गया। तो इन चीजों से जो उसे रिटर्न मिला, तो उस रिटर्न में से कुछ सेविंग्स का इंटरेस्ट हमें दे देगा, ठीक है। उसके बीच में जो प्रॉफिट बचेगा वही बैंक का प्रॉफिट होता है। ये तो आप लोगों को पता ही है कि बैंक हमसे पैसा लेता है, हम बैंक के अंदर अपना पैसा जमा करते हैं, सेविंग्स जमा करते हैं, सेविंग्स बैंक अकाउंट में, एफडी के थ्रू, आरडी के थ्रू, और भी सारी बहुत सारी क्या बोलते हैं स्कीम्स होती है, इसमें हम अपना बैंक में पैसा जमा करते हैं। बैंक उन पैसे को आगे लोन की तरह दे देता है, ठीक है, या फिर उन पैसों को आगे इन्वेस्ट कर देता है ताकि वो उन पैसों से पैसा कमा सके। क्लियर है? और हमें भी अपनी सेविंग्स पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलती है, तो उसने उधर से जो इंटरेस्ट कमाया उसमें से हमारा इंटरेस्ट दे देगा, और जो पैसा बचेगा वही बैंक का क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट होता है। ओके। अब बैंक कितने तरीके के अकाउंट देता है? सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट, जो नॉर्मल अकाउंट होता है हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ठीक है। डेबिट कार्ड जिसका होता है नॉर्मल, की पैसे लगाए जाते हैं, जब मन करता है तो पैसे डिपॉजिट कराते हैं, जब मन करता है विड्रॉ कर लेते हैं। तो पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी। ये सेविंग्स बैंक अकाउंट खुलते कैसे हैं? सेविंग बैंक अकाउंट आप किसी भी बैंक में जाओगे ना, पीएनबी में जाओ, एसबीआई में जाओ, एचडीएफसी में जाओ, जो सरकारी बैंक होती है उसमें 2 या 3 हज़ार रुपए आपको मिनिमम पे करने पड़ेंगे बैंक को, वो पैसा आपके अकाउंट में ही आके जमा होगा, ठीक है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी आपको अपने अकाउंट में रखना पड़ेगा, और आपका अकाउंट क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। आप जाएंगे बैंक में, आप बैंक में जाके एक फॉर्म भरेंगे, ठीक है, आपका एक अकाउंट ओपन करा जाएगा। वो अकाउंट ऑपरेशनल यानी कि यूज में कब आप ले सकते हैं? जब उसके अंदर आप एक मिनिमम अमाउंट डालेंगे। वो बैंक टू बैंक डिफर करेगा। प्राइवेट बैंक का तो 10 से 15 हज़ार रुपए भी होता है, लेकिन सरकारी बैंक का 2 या 3 हज़ार रुपए में भी हो जाता है। ही कैन विड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट मनी फ्रॉम हिज अकाउंट वेयर एवर नीडेड। जब भी उसको जरूरत पड़ेगी वो पैसा निकाल सकता है और डिपॉजिट कर सकता है व्हेन एवर देयर इज अ सरप्लस मनी। जब भी उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा होगा वो जमा कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, और जब भी उसको जरूरत पड़ेगी वो पैसा वो निकाल भी सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी से इस केस में कम होती है। इनफैक्ट सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कम होती है। एफडी से भी कम होती है, आरडी से भी कम होती है, सबसे ज्यादा कम किस पे होती है? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट पे होती है। सेकंड होता है बच्चों आपका करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट ये बेसिकली बिजनेस के लिए खोला जाता है। तो ये अकाउंट कौन खुलवाता है? बिजनेसमैन खुलवाता है, क्योंकि बिजनेस की ट्रांजैक्शन डेली बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, काफी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस होती हैं। क्लियर है? तो बेटा सेविंग्स अकाउंट में इन सारी ट्रांजैक्शंस को चेक कर पाना बहुत ज्यादा, मैं कह सकता हूँ, हेडेक भरा काम है। उसके लिए बैंक ने अलग से अकाउंट खोला है, करंट अकाउंट, जिसमें कि हमेशा फ्लो होता रहता है, मनी आता रहता है, जाता रहता है। द अकाउंट होल्डर कैन डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी वेन एवर डिजायर्ड। जब भी उसका मन करेगा तब विड्रॉ भी कर सकता है और डिपॉजिट भी कर सकता है। विड्रॉल्स आर ऑलवेज मेड बाय चेक। इसमें विड्रॉल जब भी करे जाएंगे चेक से करे जाएंगे। ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट फैसिलिटी लिमिट इज अवेलेबल इन दिस अकाउंट, क्योंकि बिजनेस अकाउंट है तो उसको इस अकाउंट पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है, कैश क्रेडिट फैसिलिटी भी मिलती है, ठीक है। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन करंट अकाउंट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट पे नहीं करी जाती। करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट पे नहीं करी जाती क्योंकि ये तो एक ऐसी सर्विस है जो कि बिजनेस को दी जा रही है। इस पे इंटरेस्ट क्यों पे करेंगे? बात है समझ में? करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट पे नहीं करी जा रही, ऊपर से कुछ सर्विस चार्ज इस बैंक से चार्ज करा जा सकता है। मतलब अगर आप करंट अकाउंट खोल रहे हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगी, उल्टा आपसे कुछ सर्विस चार्ज लिया जाएगा। बात ही समझ में? तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा बैंक अकाउंट है जिसपे कि कोई भी सर्विस चार्ज नहीं लिया जाता, या फिर जिसपे कि कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? करंट अकाउंट। क्या बोलोगे? करंट अकाउंट। ऊपर से इस पे से बेटा हमसे और उल्टा पैसे ले लिए जाते हैं। दीज अकाउंट्स आर बेसिकली ओपन फॉर द बिजनेस पर्पस। थर्ड है हमारा रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है? आप हर महीने इस अकाउंट में थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालते हो, जो कि अमाउंट फिक्स होता है, यानी 1 हज़ार रुपये महीने, 2 हज़ार रुपये महीने, 3 हज़ार रुपये महीने, ठीक है। और इसका टर्म भी फिक्स होता है कि 2 साल के लिए डालोगे, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि भैया 3 हज़ार रुपये हम डालेंगे 3 साल के लिए, यानी कि 36 महीने के लिए। तो अब आप पैसे डालते चले जा रहे हो बैंक में हर महीने थोड़े थोड़े कर करके, उस पर ब्याज लगेगा, और बैंक आपको जब ये 3 साल पूरे हो जाएंगे पैसा वापस दे देगा। क्लियर है? ये होता है आरडी। तो डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट, ठीक है। डिपॉजिटर क्या करता है? फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करता है हर महीने फॉर अ फिक्स पीरियड, एक फिक्स पीरियड के लिए। मतलब हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो कि 3 हज़ार है,
फॉर अ फिक्स पीरियड जो कि 36 महीने है। द अमाउंट टुगेदर विद द इंटरेस्ट इज रीपेड ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी यानी कि आफ्टर 36 मंथ, 36 महीने पूरे होने के बाद मैच्योरिटी पर जब बैंक क्या कर देगा, पैसा वापस कर देगा, इंटरेस्ट के साथ वापस करेगा। यानी कि जो हमने बैंक को पैसा दिया उस पर बैंक इंटरेस्ट लगाएगा और इंटरेस्ट के साथ हमें पैसा वापस करेगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट इज हायर देन द सेविंग्स डिपॉजिट अकाउंट। तो बेटा सेविंग्स डिपॉजिट से ज्यादा जो इंटरेस्ट होता है वो किस पे होता है, रिकरिंग डिपॉजिट पर होता है। क्लियर है, रिकरिंग डिपॉजिट पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से ज्यादा होता है। फिर लास्ट में आता है बेटा हमारा फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। आपने एफडी के बारे में तो सुना ही होगा, एफडी 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 करवा लो, एफडी करवा लो, ऐसे कुछ शब्द तो सुने होंगे आपने अपने घर वालों से। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट का मतलब क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज डिपॉजिटेड दैट इज रीपेबल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। देखो मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ, एफडी के केस में क्या होता है कि एक लमसम अमाउंट, लमसम अमाउंट मतलब इकट्ठा अमाउंट जो है बैंक के पास जमा कर दिया जाता है। जैसे मान के चलो 5 लाख रुपए हम गए, हमने बैंक के पास जमा कर दिया कि 5 लाख रुपए की एफडी कर दो, इसका मतलब हम 5 लाख रुपए बैंक के पास डिपॉजिट कर रहे हैं। क्लियर है। एफडी के केस में क्या होता है कि आपको टाइम डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितने साल के लिए पैसे जमा कर रहे हो, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। आपको बैंक को बताना पड़ेगा। आपने बोला ये 5 लाख रुपए है, 5 साल के लिए मैं जमा कर रहा हूं, ठीक है, तो बैंक आपको 5 साल से पहले वो पैसा नहीं देगा। आप वो पैसा 5 साल से पहले विड्रॉ नहीं करवा सकते। आप प्रोविजन है कि आप करवा सकते हो बट आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है, नहीं क्लियर है। बट 5 साल के लिए वो पैसा बैंक अपने पास रखेगा और 5 साल पूरे होते ही ब्याज के साथ आपको पैसा मिल जाता है। 5 साल पूरे होते ही ब्याज के साथ आपको क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है। तो लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट, जितना ज्यादा डिपॉजिट का टाइम होगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो जाता है। आप कभी भी एफडी के रेट चेक करना ऑनलाइन जाके, उसमें मिलेंगे कि अगर आपको 1 साल तक के लिए करवानी है, ठीक है, तो हम आपको 6% दे देंगे। आपको 3 साल तक के लिए करवानी है तो हम आपको 7% दे देंगे। 5 साल से ज्यादा के लिए करवानी है तो आपको 9% तक एफडी पे रेट दे देंगे। तो जितना ज्यादा आप एफडी का टाइम बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होता है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। और एफडी का रेट क्या होता है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट होता है। तो सबसे ज्यादा रेट किसका हाईएस्ट होता है, एफडी का। उसके बाद किसका होता है, आरडी का। उसके सबसे कम किसका होता है बच्चों, एसडी का, सेविंग्स डिपॉजिट का। क्लियर है, सबसे कम सेविंग डिपॉजिट का, उससे ज्यादा आरडी का, सबसे ज्यादा एफडी का। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। फिर कुछ सर्विसेज जो कि बैंक प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी सर्विस है जो कि बैंक प्रोवाइड करवाता है, आइए एक बार देखिए। सबसे पहले होता है बेटा बैंक ड्राफ्ट। क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट बेसिकली यूज करा जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को अमाउंट ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो इट इज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि इससे पैसे ट्रांसफर होते हैं। क्या एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है थ्रू विच मनी कैन बी रेमिटेड, रेमिटेड मतलब कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, अब बैंक ड्राफ्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ बैंक आफ्टर डिपॉजिटिंग रिक्वायर अमाउंट इन द बैंक। मैं आपको बताता हूँ, सपोज करो एक बैंक है जिसका नाम है एसबीआई, एक बैंक है जिसका नाम है एसबीआई। मैं विपुल हूँ और विपुल को 50,000 रुपये भेजने हैं किसके पास, संजय के पास। 50,000 रुपये भेजने संजय के पास। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा एसबीआई के पास, एसबीआई को 50,000 रुपये दूंगा और एसबीआई से बोलूंगा ड्राफ्ट बना के दे दे। तो एसबीआई 50,000 रुपये रखेगा मेरे से और मेरे को ड्राफ्ट बना के दे देगा। अब एसबीआई ने क्या करा, 50,000 रुपये अपने पास रखे और एक मेरे को पेपर दिया। उस पेपर को ही ड्राफ्ट बोलेंगे। उस पर ये लिखा होता है, मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ, बहुत से टेक्निकल लैंग्वेज में लिखा होता है लेकिन आसान शब्दों में बता रहा हूँ। उसका मतलब क्या होता है, एक तरीके से एसबीआई बैंक जो है उस पेपर पे ये लिख के देती है कि विपुल अग्रवाल ने हमारे पास 50,000 रुपये जमा करवा दिए और हमसे बोला है ये 50,000 रुपये इस बंदे को पे करे जाएंगे, यानी कि संजय को पे करे जाएंगे। बात ही समझ में। और वो पेपर विपुल को दे दिया जाएगा। तो विपुल ने 50,000 रुपये जमा करे, बैंक ने उसको कंफर्मेशन दिया कि हाँ 50,000 रुपये हमारे पास हैं और हमें ये पैसा संजय को देना है। क्लियर है। अब विपुल क्या करेगा, उस पेपर को जो उसे बैंक से मिला वो पेपर उठा के किसे दे देगा, संजय को दे देगा। तो संजय अब वो बैंक के पास पेपर लेके जाएगा, ड्राफ्ट लेके जाएगा और संजय को पैसे मिल जाएंगे, क्योंकि बैंक ने बोला है ना कि 50,000 रुपये हमारे पास है और हमें इस पैसे को संजय को देना है। तो विपुल ने पर्चा संजय को दे दिया, पर्चा लेके संजय पहुंचा बैंक के पास और बैंक ने संजय को पैसे दे दिए। कितना आसान सा काम है या नहीं। इसे बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं, बैंक ड्राफ्ट बोलते हैं। तो बैंक बेटा एज अ कस्टोडियन रोल प्ले करता है, एज अ कस्टोडियन रोल प्ले करता है। यहाँ पर संजय को भी ट्रस्ट हो जाएगा मेरे ऊपर कि ठीक है विपुल ने तो बैंक को पैसे दे दिया, मुझे जाके बैंक से पैसे उठाने हैं। बात ही समझ में नहीं आई, बैंक पैसे नहीं मारेगा। कभी कभी होता है ना कि मान के चलो विपुल है, संजय है, बीच में एक इंसान आया परम,
संजय ने, मैंने कहा संजय तेरे को 50,000 रुपये देने, संजय ने कहा एक काम कर, मैं तो नहीं आ पाऊंगा लेने के लिए, परम को दे दे। मैंने 50,000 रुपये परम को दे दिए। भैया मेरे ऊपर से तो टेंशन दूर हो गई कि मेरे पास से तो पेमेंट गया, परम को गया। अब संजय बेटा परम के पास गया, परम ने मना कर दी कि मेरे पास अभी नहीं है, बाद में लेके चाहिए, तो इसमें बेटा बेवकूफ फटा किसका, संजय का कटा। आया ना। तो ऐसे केसेस में हमेशा बैंक को कस्टोडियन बना दो। संजय अब कहेगा परम के पास मत रखना, अब बैंक से ड्राफ्ट बना के दे दो, तो पैसा पहुंच गया बैंक के पास। ठीक है, वो ड्राफ्ट पहुंच गया संजय के पास। संजय जब भी उस ड्राफ्ट को बैंक के पास लेके जाएगा, 3 महीने का टाइम होता है, 3 या 6 महीने का, तो 3 या 6 महीने के अंदर जब भी वो संजय बैंक के पास ड्राफ्ट को लेकर जाएगा, बैंक उसे पैसा दे देगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस केस के अंदर, कोई प्रॉब्लम। संजय चाहे तो उस पेपर को आगे के लिए ट्रांसफर भी कर सकता है, यानी कि वो पेपर किसी और के नाम भी कर सकता है, और फिर वो इंसान जाके बैंक से पैसा ले लेगा। बैंक को तो अल्टीमेटली ये देखना है कि ये पेपर वैलिड है या नहीं है, पेपर वैलिड है तो बैंक पैसा दे देगा, सिंपल सा काम होता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा क्या, बैंक ड्राफ्ट। दूसरा होता है बैंकर चेक। बैंकर चेक भी बिल्कुल एग्जैक्टली बैंक ड्राफ्ट जैसा ही होता है, बट जहां पर कि ये रेमिटेंस, ये जो ट्रांसफर है वो एक सेम सिटी के अंदर करा जाए, तो उसको वो किसके थ्रू करा जाता है, बैंकर चेक के थ्रू करा जाता है। बाकी सेम, बाकी बिल्कुल सेम। थर्ड होता है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का मतलब, जब भी कष्ट पड़े तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट पे दी जाती है। करंट अकाउंट में मान के चलो आपके पड़े हैं 1 लाख रुपए, ओके, और आपको आपने उसमें से विड्रॉ कर लिए 1,50,000 रुपए। सर ये कैसी बात कर रहे हो, जब बैंक में 1 लाख रुपए पड़े हैं, आप 1,50,000 रुपए कैसे विड्रॉ कर सकते हो? बेटा जो वो एक्स्ट्रा 50,000 रुपए विड्रॉ करे उसी को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। जब भी हम बैंक के बैलेंस से ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ देख रहे हो ना, तो करंट अकाउंट को जब भी अलाउ करा जाता है कि वो विड्रॉ कर सकता है मोर देन द बैलेंस इन हिज अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट के बैलेंस से भी ज्यादा, क्लियर है, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा ना, उसे उसी को बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। और उस एक्स्ट्रा अमाउंट पे क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है। अब मेरे को एक बात बताओ, 1,50,000 पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, 1 लाख पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, या 50,000 पे इंटरेस्ट चार्ज होगा? आंसर होगा 50,000 पे, क्योंकि 1 लाख तो उसके खुद के थे, उस पर क्यों वो इंटरेस्ट देगा? ठीक है, और 1,50,000 पे क्यों देगा, क्योंकि 1 लाख तो उसमें से खुद के थे, इंटरेस्ट तो देगा 50,000 पे देगा, जितना उसने एक्स्ट्रा लिया है। फोर्थ होता है कैश क्रेडिट। अंडर दिस अरेंजमेंट द बोरोवर इज अलाउड टू विड्रॉ अप टू सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। ये भी आप दोनों बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट सेम सेम से देख पा रहे होंगे, बट इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि ओवरड्राफ्ट पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। ओवरड्राफ्ट विदाउट सिक्योरिटी भी आप क्या कर सकते हो, आप पैसा निकाल सकते हो, बट कैश क्रेडिट में आपको लिमिट दी जाती है कि आप इतना पैसा एक्स्ट्रा निकाल सकते हो अगेंस्ट द सिक्योरिटी। आपको कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, आपको कोई चीज गिरवी इसके अंदर रखनी पड़ेगी। फिफ्थ होता है बैंक आपको शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन जो 1 साल तक के लिए होते हैं, मीडियम टर्म लोन जो 1 से 5 साल तक के लिए होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन जो 5 साल से ऊपर तक के लिए होते हैं। तो लोन इज अ लमसम एडवांस रिपेएबल on expiry of a specific period. It may be secured or unsecured. The loan may be repaid in easy monthly installment. तो बैंक क्या करता है, एक लमसम अमाउंट दे देता है बोरोवर को कि ये पकड़, एज अ लोन की तरफ पहुंच गया। बोरोवर हर महीने इजी मंथली इंस्टॉलमेंट उसको देता रहता है, ईएमआई पे करता रहता है बैंक को। बैंक उन्हीं ईएमआई में अपना इंटरेस्ट चार्ज करती है। हो सकता है लोन जो है सिक्योर्ड भी हो, यानी कि कुछ गिरवी रखा जाए उसके, या फिर कुछ भी गिरवी ना रखा जाए, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। बात ही समझ में आ फिर नहीं आई। सपोज करो आपने किसी बैंक से 10 लाख रुपए लिए, 10 साल के लिए आपने पैसा लिया। अब बैंक कैलकुलेट करेगी कि हम इतना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, 10 साल के लिए कर रहे हैं, तो उसकी ईएमआई कैसे बनेगी। देखो मैं आपको एक एक दिखाता हूँ करके ना, दिखाता हूँ एक सॉफ्टवेयर के थ्रू मैं आपको दिखाता हूँ। ईएमआई कैलकुलेटर यहाँ पे लिख लेना, ईएमआई कैलकुलेटर। ठीक है, आप गए, आपने देखो यहाँ पर डाला, अब मैं कहता हूँ पर्सनल लोन आपने डाला, आपने लिया 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन। ठीक है, 10 लाख रुपए का, क्या है यार, ठीक है, आपने 10 लाख का पर्सनल लोन लिया। आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये दिख रहा है ना 11%। आपने मान के चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना लिया 10, मैं कहता हूँ आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना लिया सर 12% लग रहा है। ठीक है, 12% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, 112 नहीं बच्चों, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका लग रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोन का अमाउंट मान के चलो आपने लिया लोन 5 साल तक के लिए। ओके, लोन आपने लिया 5 साल तक के लिए। अब देखो ईएमआई देख पा रहे हो, हर महीने आपको कितनी ईएमआई पे करनी पड़ेगी, 22,000, 22,244 रुपीज़।
ठीक है, टोटल जो आप इंटरेस्ट पे करोगे, आपने लिया था बच्चों कितना, 10 लाख, 10 लाख पे 5 साल के अंदर 3,34,667 रुपीज आप अप्रोक्सीमेटली इतना एक्स्ट्रा पे करोगे। टोटल आप जो पे करोगे वो इतना पे करोगे। क्लियर है, ये आपका निकल कर आ गया कि जिसमें से 75% जो आप पे करोगे वो तो आपने लिया था, और 1/4 आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा एज एन इंटरेस्ट, क्योंकि वो वही तो बैंक की इनकम होगी। बैंक आपको फ्री में पैसा थोड़ा ना दे देगी कि 10 लाख ले जा 10 लाख ही वापस कर दियो, ऐसा थोड़ा ना करेगी बैंक। ठीक है, इतनी अच्छी थोड़ा ना होती बैंक। ओके, अब कुछ बैंक डिजिटल पेमेंट इलेक्ट्रॉनिक फंक्शंस ऑफ द बैंक, ई बैंकिंग। अब ई बैंकिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा, तो ई बैंकिंग के अंदर बैंक हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, देखो। पहला है डेबिट कार्ड। अब आपको पता ही है, इट इज अ फैसिलिटी ऑफर टू द अकाउंट होल्डर टू मेक पेमेंट अप टू द अमाउंट ऑफ क्रेडिट बैलेंस इन देयर अकाउंट। मतलब जो आपके पास सेविंग्स अकाउंट है, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट है या फिर आपके पास करंट अकाउंट है, उस पर आपको मिलता है डेबिट कार्ड। अब उस डेबिट कार्ड का फायदा क्या होता है, आप डेबिट कार्ड के थ्रू कोई भी पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो या फिर कैश निकाल सकते हो थ्रू द एटीएम, डेबिट कार्ड के थ्रू। हाँ जी सर, बात आई समझ में नहीं आई। डेबिट कार्ड क्या होता है, प्लास्टिक का कार्ड होता है। उस प्लास्टिक के कार्ड के थ्रू आप चाहें तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप चाहे तो अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हो एटीएम से। क्लियर है, लेकिन सर लिमिट क्या होती है, लिमिट उतनी ही होगी जितने आपके अकाउंट में पैसे पड़े होंगे। अगर आपके अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े होंगे तो आप 50,000 रुपये तक ही निकाल सकते हो। आपके अकाउंट में 1 लाख होंगे तो 1 लाख रुपये तक ही निकाल सकते हो या फिर पेमेंट कर सकते हो किसी को। ठीक है, तो डेबिट कार्ड आपको उतनी ही लिमिट देता है जितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा होगा। उतनी ही पैसा आप चाहे तो किसी को ट्रांसफर कर सकते हो ऑनलाइन, या फिर पेमेंट कर सकते हो, या फिर क्या बोलते हैं, आप चाहे तो एटीएम से जाकर उन पैसे को निकाल सकते हो। क्रेडिट कार्ड थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। क्रेडिट कार्ड इज लाइक अ बैंक अकाउंट विदाउट हैविंग बैलेंस इन इट। मतलब एक ऐसा बैंक अकाउंट है जिसके अंदर बैलेंस होता ही नहीं है। अभी बताऊंगा। इट इनेबल्स अ कार्ड होल्डर टू हैव अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। ये एक तरीके से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है अप टू फिक्स्ड लिमिट डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान के चलो मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड है HDFC का, जिसकी लिमिट 2,50,000 रुपये है। क्या मतलब है इसका, क्या 2,50,000 रुपये मेरे अकाउंट में पड़े हैं? नहीं, मैं 2,50,000 रुपये तक का चाहूँ तो कैश निकाल सकता हूँ एटीएम से, जबकि वे पैसा मेरे अकाउंट में नहीं पड़ा। चाहूँ तो मैं पेमेंट कर सकता हूँ 2,50,000 रुपये का ऑनलाइन कहीं पर भी, जबकि ये पैसा मेरे अकाउंट में नहीं पड़ा। एक तरीके से बैंक मेरे को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, शॉर्ट टर्म लोन देता है 45 डेज का। तो 45 डेज तक के लिए बैंक मेरे को बोलेगा, विपुल जी सुनो, हम आपको 2,50,000 की लिमिट दे रहे हैं, आप इन 2,50,000 को यूज़ करो और विद इन द 45 डेज हमको वो पैसा वापस कर दो। बात ही समझ में आप नहीं आई? मेरे अकाउंट में पैसे भी नहीं पड़े होंगे, तब भी मैं इन पैसों को क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। ये होता है बच्चों क्रेडिट कार्ड। पैसा वापस भी करना होता है एक टाइम के बाद, 45 to 50 डेज का टाइम मिलता है। फिर होता है एक टर्म RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ठीक है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो RTGS आर द फंड ट्रांसफर सिस्टम। मतलब क्या है, एक पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं आप एक जगह से दूसरी जगह तक। आप पैसे को जब भी भेजने हो ऑनलाइन, ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट जो हमने बैंक ड्राफ्ट पढ़ा था उसमें भी पैसे को ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन वो ऑनलाइन नहीं था। आप बैंक जा रहे थे, पैसा डिपॉजिट कर रहे थे, वहां से एक ड्राफ्ट ले रहे थे, वो ड्राफ्ट आपने संजय को दिया था। इतना हेडक इस केस में लेना ही नहीं है। आप ऑनलाइन बैठे आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया डायरेक्टली संजय को, डायरेक्टली कर दिया। क्लियर है, आपने एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा ट्रांसफर कर दिया, वो भी ऑन अ रियल टाइम बेसिस। रियल टाइम मतलब जब भी आपने अपने पास से सेंड क्लिक करेंगे, आपने सारी डिटेल डाल दी, जितना पैसा डालना है डाला, आपने सेंड क्लिक करा, उसी टाइम पे वो पैसा संजय के अकाउंट में पहुंच जाएगा, रियल टाइम बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे। और ऑन ग्रॉस बेसिस, यानी कि ऑन 1-to-1 बेसिस। अभी समझ में नहीं आएगा बट फिलहाल अभी समझ लो, हैंड टू हैंड और 1-to-1 बेसिस पे पैसा संजय के पास पहुंच गया। बात ही समझ में यहाँ पे नहीं आई? क्लियर है। RTGS में मिनिमम जो अमाउंट होना चाहिए वो 2 लाख रुपए होना चाहिए। 2 लाख से कम पे आप RTGS नहीं कर सकते, आपको नेफ्ट करना पड़ेगा। अब नेफ्ट क्या होता है, NEFT क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है, इसमें इसमें भी ट्रांसफर होता है फंड डायरेक्टली फ्रॉम वन अकाउंट होल्डर टू अनदर। डायरेक्ट ट्रांसफर हेल्प बोथ द पार्टीज फ्रॉम इनकन्वीनियंस ऑफ ड्रॉइंग चेक, डिपॉजिटिंग चेक एक्सेट्रा। मतलब बेसिकली ड्राफ्ट वाली जो क्या बोलते हैं पूरा प्रोसेस था ना, वो प्रोसेस खत्म हो जाता है। संजय को भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो मेरे पास ड्राफ्ट लेने आना पड़ेगा, फिर वो बैंक के पास जाएगा, मुझे भी ड्राफ्ट बनवाने में प्रॉब्लम होगी। तो वो सारी प्रॉब्लम को दूर कर देता है NEFT और RTGS। बट NEFT क्या होता है, NEFT के अंदर जो पेमेंट होता है ना, NEFT के अंदर जो पेमेंट होता है वो नेट सेटलमेंट पर होता है। किस पे होता है, नेट सेटलमेंट। कहने का मतलब ध्यान से देखना, सपोज करो बैंक 1 बजे नेफ्ट करती है, बैंक 2 बजे नेफ्ट करती है, बैंक 4 बजे नेफ्ट करती है, बैंक 5 बजे नेफ्ट करती है।
क्लियर है। अब पता क्या होगा, 1 बजे से पहले बैंक के पास जितने भी नेफ्ट के लिए ऑर्डर आएंगे, बैंक उन सबको इकट्ठा करेगी और उनको कितने बजे नेफ्ट करेगी, 1 बजे नेफ्ट करेगी। क्लियर है। अब 1 बजे के बाद बैंक के पास फिर नेफ्ट के लिए एप्लीकेशन आना स्टार्ट होंगी, बैंक उनको इकट्ठा करेगी और इकट्ठा करके उनका जो नेफ्ट पूरा करेगी वो 2 बजे करेगी। फिर 2 बजे के बाद फिर और एप्लीकेशन आएगी, बैंक उसको इकट्ठा करेगी और वो सारी इकट्ठी गई एप्लीकेशन का नेफ्ट 4 बजे कंप्लीट होगा। तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि बैंक इकट्ठा करती है सारी एप्लीकेशंस को, फिर उनको 1 बजे पूरा करेगी, 2 बजे करेगी, 4 बजे करेगी, 5 बजे करेगी। ठीक है। लेकिन ऐसा ना आरटीजीएस में नहीं हो रहा था। आरटीजीएस में अगर मान के चलो आपने 2:05 पर भी बैंक को बोला कि मेरा पैसा ट्रांसफर कर दे, बैंक कर देगा। बैंक उसमें आपकी क्लबिंग नहीं करेगा, बैंक उसमें आपका एप्लीकेशंस को इकट्ठा नहीं करेगा, रोकेगा नहीं, हैंड टू हैंड कर देगा। तो ये हुआ बेटा किस पे, ये हुआ आपका मैं कहता हूँ एक तरीके से नेट सेटलमेंट। ठीक है। इसमें आपको क्लबिंग हुई है, इसमें क्या है, ये हुआ रियल टाइम बेसिस पर। जैसे ही आपने एप्लीकेशन डाली आपकी ट्रांसफर हो गया। ठीक है। बट इसमें जो मिनिमम अमाउंट होता है वो 2 लाख का होता है। इसमें कितना का होता है, इसमें 2 लाख से कम कितना भी। बात आ गई समझ में या फिर नहीं आई? क्लियर है, नहीं क्लियर है? ओके सर, आगे देखते हैं। ऑटोमेटिक टेलर मशीन, एटीएम, ये तो मेरे से अच्छा आप लोगों को पता होगा। द पर्सन हु मेक्स पेमेंट एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट इन बैंक इज नोन एज अ टेलर। आप बैंक में जाते हो, कोई भी वहाँ पर एक इंसान बैठा होता है, आपने कहा पैसे निकाल के दे दे, वो आपको पैसे गिन के निकाल कर दे रहा है। आपने बोला ये पैसे जमा कर दे, वो आपके इंसान पैसे गिनता है, वो जमा कर देता है बैंक के अंदर। ऐसा तो आपने होते हुए देखा होगा, डेफिनेटली देखा होगा। तो उस इंसान को बोला जाता है टेलर। लेकिन वहीं पर वो एक मैकेनिकल सिस्टम हो जाए, वो ऑटोमेटिक हो जाए, यानी कि मशीन लगा दो उसकी जगह, तो वो हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिक टेलर मशीन, यानी कि एक ऐसा टेलर जो ऑटोमेटिकली काम कर रहा है, उसी को बोलते हैं एटीएम। एटीएम भी अब यही सेम काम करेगा ऑटोमेटिकली। आप गए, आपने कार्ड लगाया एटीएम के अंदर, अपना पिन नंबर डाला और आपके पैसे बाहर आ गए। कितना आसान काम है, बैंक का कितना पैसा बचा, हमारा कितना टाइम बचा। क्योंकि एटीएम तो आप कहीं पर भी लगा सकते हैं ना, घर के आसपास भी, क्यों जाना हमें बैंक। अब एटीएम में आप पैसे भी डिपॉजिट कर सकते हो। आप गए, आपने अकाउंट नंबर डाला, उसमें आपने पैसे डाले, आपके पैसे आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो गए। तो यही टेलर जो काम करता है, वही अगर मशीन के थ्रू करें, ऑटोमेटिकली करें, तो वो कौन सी मशीन होती है, एटीएम होती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन होती है। और ये आपके लिए 24 घंटे काम करता है। वो भी बैंक को ये आधे खर्चे पे पड़ता है। अगर बैंक किसी टेलर को काम दे रही है 40,000 रुपये, 40,000 रुपीज पर मंथ, और वो जितनी ट्रांजेक्शन करेगा, क्लियर है, 40,000 रुपये में मान के चलो, वो मैं कहता हूँ 1,000 ट्रांजेक्शन करेगा, ये ना 40,000 रुपये में 4,000 ट्रांजेक्शन कर देगा। ये बहुत सस्ता पड़ता है बैंक को, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है। ठीक है। दूसरी बात, अब जब टेलर को आप 1,00,000 रुपये जमा करने को दो, आप टेलर को 1,000 रुपये जमा करने को दो, वो दोनों केसेस में सेम टाइम कंज्यूम करेगा, है या नहीं? हाँ या नहीं? बात ही समझ में या फिर नहीं आई? तो टेलर को 1,00,000 रुपये दोगे तो वो भी इतना टाइम लेगा, 1,000 दोगे तब भी वो इतना टाइम लेगा। तो बेटा इतना तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ना। तो बैंक ने चक्कर में सजेशन ये भी दिया है कि जहाँ पर आपको छोटा पैसा डिपॉजिट करना हो 50,000 तक का, या 25-30,000 रुपये तक निकालने हो, तो आप एटीएम का यूज़ करो। क्लियर है? एटीएम इज अ गुड ऑप्शन। फिर आता है ई कैश, डिजिटल कैश। इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। हम पेटीएम कर रहे हैं ना, यूपीआई कर रहे हैं, वही वाला। ई कैश इज यूज ओवर इंटरनेट। ये इंटरनेट के थ्रू, ईमेल के थ्रू, पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर भी आप यूज कर सकते हो। द यूजर मस्ट हैव ई कैश सॉफ्टवेयर। आपके पास ई कैश सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जैसे पेटीएम, फोन पे, यूपीआई एंड ई कैश बैंक अकाउंट। ऐसा बैंक अकाउंट जो कि इस सॉफ्टवेयर से जुड़ा हुआ हो। ठीक है। वेयर ई कैश कैन बी विड्रॉन और डिपॉजिटेड, जहाँ पे आप ई कैश विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। बेसिकली यूपीआई यार, हमारा अकाउंट यूपीआई से लिंक हो जाता है। यूपीआई से लिंक होने के बाद जितना भी पैसा हमारे अकाउंट में पड़ा होगा वो सारा ई कैश हो गया। अब हम उस पैसे को कहीं पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं, कहीं से भी, और कोई भी हमें पैसे को ट्रांसफर कर सकता है विद इन द विदाउट ब्लिंकिंग ऑफ द आईज। आपने क्लिक करा सेंड और हो गया। देखा, इतना तगड़ा सिस्टम बना रखा है। इवन अभी G20 हुआ था, G20 के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि काफी सारे जो बाहर से प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स आए थे दूसरी कंट्री के, वो लोग भी यूपीआई सिस्टम को काफी अच्छे से यूज कर रहे थे, वो भी काफी खुश थे यार। एक तो पहली बात, छोटा सा छोटा बंदा बेटा उस यूपीआई को यूज कर रहा है। छोटे से छोटा रिटेलर, बड़े से बड़ा शोरूम वाला यूपीआई यूज कर रहा है। और हर बंदा यूपीआई जो भी पेमेंट कर रहा है वो भी यूपीआई यूज कर रहा है। कैश की ट्रांजेक्शन कितनी कम हो गई, कैश का झंझट ही खत्म हो गया। सब यूज कर रहे हैं यूपीआई, करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है ई बैंकिंग का बेनिफिट कस्टमर को कैसे होता है। तो डिजिटल पेमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। तो पहली बात क्या है भाई, ई बैंकिंग देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिजिटल पेमेंट। इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब देखो, जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करते हो ना पैसे को,
ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो तो आपके पास हर हर रिकॉर्ड रहता है, एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रहता है। तो आपको उस केस में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने बड़े आसान हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर मैंने कितने पैसे खर्च करे कितने नहीं करे पूरे साल में, तो मैं जब मन चाहूँ तब अपना रिकॉर्ड रख सकता हूँ, ट्रैक रख सकता हूँ, ठीक है। सेकंड होता है 24/7 सर्विसेज। जब मन चाहूँ जिस दिन चाहूँ मैं अपना बैंक अकाउंट अपनी इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज ले सकता हूँ। पैसे ट्रांसफर करना, पैसे निकालना, पैसे डिपॉजिट करना एटीएम से, या ऑनलाइन किसी को ट्रांसफर करना, जब मन चाहे तब कर सकता हूँ। यूपीआई काम करता है। तीसरी बात, मेरे को बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस होता है, बहुत ज़्यादा मेरे को कन्वीनियंस होता है, ठीक है। मैं चाहूँ तो घर से ये अपनी ई बैंकिंग कर सकता हूँ, ऑफिस से कर सकता हूँ, घर से कर सकता हूँ, ट्रैवलिंग कर रहा हूँ तब भी कर सकता हूँ अपने मोबाइल के थ्रू। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, अब देखो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाता है क्योंकि आपके पास एक एक ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होता है जिससे आप अपना बजट ट्रैक कर सकते हो। तो आपके पास एक डिसिप्लिन आ जाता है कि मुझे इतना रुपया ही खर्च करना है। फिफ्थ होता है अनलिमिटेड एक्सेस। आपके पास क्या होता है, ई बैंकिंग लीड्स टू ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन। आपके पास बहुत अच्छा ग्रेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन होता है बाय ऑफरिंग अनलिमिटेड एक्सेस टू द बैंक, नॉट लिमिटेड बाय द वॉल्स ऑफ द ब्रांच। मतलब आपने ई बैंकिंग का, एक बैंक ने ई बैंकिंग का अनलिमिटेड एक्सेस दे दिया कस्टमर को। अब कस्टमर को जो भी काम होगा वो कोशिश करेगा कि मैं घर पे बैठे बैठे ही कर लूँ, मुझे बैंक क्यों जाना पड़े। ऐसा होता है, और बैंक में इस चक्कर में भीड़ भाड़ अब पहले से काफी ज्यादा कम हो गई है ई बैंकिंग आने के बाद। फिर उसके बाद क्या होता है, लेस रिस्क। इसमें क्या होता है, ग्रेटर सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर एज दे कैन अवॉइड ट्रेवलिंग विद कैश, ठीक है। पहले क्या होता था, अब देखो कैश लेके बैंक जाना पड़ेगा, फिर वहां से डीडी बनेगा, फिर उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, फिर वो डीडी लेके बैंक आएगा, फिर कैश लेके बैंक से वापस घर जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, एटीएम्स नहीं थे, यूपीआई नहीं था, डेबिट कार्ड मशीन्स वगैरह नहीं थी, तो लोग वक्त बहुत सारा कैश अपने पास साथ लेके जाते थे ट्रैवलिंग पर। अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है, ठीक है। वो चीज़ क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट है बेनिफिट टू द बैंक। बैंकों को क्या बेनिफिट होता है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज। बैंक के पास कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आ जाता है। एक कस्टमर के लिए जितना बैंक आसान चीज़ें कर देगा, बैंक उतना ज़्यादा अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर हावी होकर रहेगा। एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आ जाता है। सेकंड क्या है, अनलिमिटेड नेटवर्क। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अनलिमिटेड नेटवर्क टू द बैंक एंड इट्स नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस। एनी पीसी कनेक्टेड टू द मॉडर्न एंड एट एनी टेलीफोन कैन प्रोवाइड कैश विड्रॉल नीड्स ऑफ द कस्टमर। बात ही समझ में। यानी कि अब बैंक को क्या करना, एक तो ना सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। अगर मैं बात करूंगा बेटा, क्या हो गया, सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। सेंट्रलाइज सिस्टम बेटा, बैंक को ना टेंशन नहीं रहती। अगर बैंक के पास किसी दूसरी ब्रांच का बंदा भी आ जाएगा, तो अगर बैंक का कस्टमर बैंक का जो कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो बैंक अपने डेटाबेस में जिस कस्टमर का चाहे उस कस्टमर का डेटा देख सकता है। बैंक को तो सर्विसेज देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड है रिड्यूस लोड ऑन द ब्रांचेज। अभी मैंने बताया ब्रांचेस में भीड़ भाड़ कम हो गई है क्योंकि लोग अपने काम खुद से ऑनलाइन करने लग गए हैं, ठीक है। बात आई समझ में या फिर नहीं आई, बिल्कुल। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस सर्विसेज क्या, सर बिजनेस को भी इंश्योरेंस लेना पड़ता है? हाँ, बिजनेस को इंश्योरेंस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिजनेस इंश्योरेंस नहीं लेगा तो बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। देखो, इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इंश्योरेंस क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड। ओहो, इंश्योरर कौन होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो कि इंश्योरेंस देती है, जो कि इंश्योरेंस देती है। और इंश्योर्ड कौन होता है, जो कि इंश्योर्ड लेता है, जो कि इंश्योरेंस लेता है, यानी कि कस्टमर। ओके सर, ओके सर, ठीक है। जहाँ पर इंश्योर और इंश्योर्ड यानी कि इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर एग्री कर जाते हैं कि जो इंश्योर्ड का लॉस होगा, जो कि कस्टमर का लॉस होगा किसी भी इवेंट की वजह से, बात आई समझ में, किसी भी इवेंट की वजह से जो इसका लॉस हुआ, उस लॉस की भरपाई कौन करेगा, उस लॉस की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। बात ही समझ में, किसी इवेंट की वजह से अगर कस्टमर का लॉस होता है, उस लॉस की भरपाई कौन करेगी, इंश्योरेंस कंपनी करेगी। और इसके बदले में कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी को एक रेगुलर पेमेंट करता है जिसको बोलते हैं हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम। प्रीमियम नहीं देती, कस्टमर इंश्योरेंस कंपनी से पैकेज खरीदता है, इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देता है, उस प्रीमियम के बदले में इंश्योरेंस कंपनी को सर्विस देती है कि अगर इन इवेंट्स की वजह से तेरे को कोई लॉस होता है तो उस लॉस की भरपाई हम लोग करेंगे। बात है समझ में। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग एंड इज नोन एज द इंश्योरेंस पॉलिसी। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में होगा, रिटर्न में जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको बोलेंगे हम लोग क्या, इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या बोलते हैं बच्चों, इंश्योरेंस पॉलिसी। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है, देखो कुछ कुछ इंश्योरेंस के ना प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ कुछ रूल्स होते हैं, वो रूल्स फॉलो करके चलने पड़ते हैं। उसमें पहला जो प्रिंसिपल होता है वो होता है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ का मतलब बेटा भरोसा बना के रखना पड़ेगा, इंश्योरेंस कंपनी को भी और इंश्योर्ड को भी, यानी कस्टमर को भी और इंश्योरर को भी। बात ही समझ में आप नहीं आई।
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन फेथ। बेटा भरोसे पर बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट है ये। द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर, यानी कि जो कस्टमर और द इंश्योरेंस कंपनी, उनको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे सारे मटेरियल फैक्ट, सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिस्कस क्या करनी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेगी टू ईच अदर। एंड बोथ द पार्टी शुड नॉट हाइड एनी फैक्ट, उन्होंने कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें छुपानी नहीं है जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड है। क्लियर है, बात ही समझ में? यानी कि चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे कस्टमर हो, उनको सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि इंपॉर्टेंट हैं किसके लिए, इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, वो डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी, वो एक दूसरे को बतानी पड़ेंगी। और कोई भी बात उन्हें एक दूसरे से छुपानी नहीं है जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता हूं, जैसे कि मैं एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूं। आप गए, मान के चलो आप गए एक लाइफ इंश्योरेंस करवाने के लिए, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस या मेडिकल इंश्योरेंस करवाने के लिए गए। तो जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस करवाने गए, आपने देखा, आपने ना उनसे बोला कि आपको कोई बीमारी है, आपने बोला नहीं मैं तो एकदम एकदम फिट हूँ, एकदम फिट हूँ, कोई बीमारी नहीं है मेरे को। और फिर बाद में जाकर बेटा आपकी, तो आपकी नहीं, मतलब मान के चलो किसी की डेथ हो गई, ठीक है, जिस इंसान ने इंश्योरेंस लिया था उसकी डेथ होगी, डेथ के बाद पता लगा कि उसकी जो डेथ हुई है वो हार्ट अटैक की वजह से हुई है, और उसने ये बात तो पहले इंश्योरेंस कंपनी को बताई ही नहीं थी कि वो हार्ट का पेशेंट है। उसकी डेथ के बाद जाके पता लगा कि वो हार्ट का पेशेंट है। इस केस में इंश्योरेंस कंपनी पैसा देने से मना कर देगी कि इस इंसान ने हमें अटमोस्ट गुड फेथ फॉलो नहीं करा, इसने हमको बताया नहीं कि हार्ट का पेशेंट है, बता देता तो हम इंश्योरेंस करते ही नहीं, इसने झूठ बोला, हम इंश्योरेंस नहीं करेंगे, हम इसका क्या बोलते हैं, पैसा वापस नहीं करेंगे। बात आई समझ में? क्लियर है? If the insurer hides any material fact from the insurance company and later on the insurer come to know about it, मतलब कोई भी चीज छुपाई, बाद में इंश्योरर को पता लगा, तो वो मना कर सकता है, मैं कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा। तो अगर आपने कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं बताया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी। फिर रोना मत। फिर होता है बेटा प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। आहा, अब आप एज ए ह्यूमन बीइंग किसी ना किसी चीज का इंश्योरेंस लेते हो, है ना? लाइफ इंश्योरेंस के केस में आप किसी इंसान के लिए इंश्योरेंस लेते हो। फायर इंश्योरेंस के केस में आप किसी किसी टेंजिबल एसेट के ऊपर आप इंश्योरेंस लेते हो कि जल ना जाए। क्लियर है, नहीं क्लियर है? मरीन इंश्योरेंस में आप गुड्स के ऊपर इंश्योरेंस लेते हो। तो आप जब भी इंश्योरेंस लेते हो, आप किसी ऐसी चीज के लिए इंश्योरेंस लेते हो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। जनरली ओनरशिप चेक करी जाती है कि आप उसके ओनर हो या फिर नहीं हो, है ना? सपोज करो मेरा सड़क पे चलते चलते मेरे को एक बिल्डिंग दिखी, उस बिल्डिंग का मैं इंश्योरेंस खरीदने चला गया कि अगर इस बिल्डिंग में कुछ आग वगैरह लगती है तो जो भी नुकसान होगा वो मेरे को दिया जाएगा। क्या इंश्योरेंस कर देगी कंपनी? नहीं करेगी। वो कहेगी इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो। बिल्डिंग के क्या आप ओनर हो? मैं कहूँगा नहीं हूँ। क्या बिल्डिंग का नुकसान अगर हो गया कल को तो क्या आपको कोई नुकसान होगा? मैंने कि नहीं होगा। तो बोले जब आप इस बिल्डिंग से किसी भी तरीके से रिलेट ही नहीं कर रहे तो आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है इस बिल्डिंग के अंदर। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब आपको अगर इसके अंदर कोई नुकसान होता है तो आपको नुकसान होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? मैंने कहा हाँ यार होना तो चाहिए। अगर आपकी गाड़ी है, मैंने गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस ले रखा है, गाड़ी में कल को चोरी हो गई तो बेटा मेरे को दुख होगा ना, मेरी गाड़ी चोरी होगी, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी मेरे को क्लेम करेगी। लेकिन अगर गाड़ी मेरी होती नहीं और वो चोरी हो चुकी होती तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्लेम क्यों देगी? वो कहेगी आपका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट था ही नहीं। तो जब भी इंश्योरेंस करा जाता है तो उस टाइम पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट चेक करा जाता है, क्या ये पर्सन इंटरेस्टेड है, या फिर अगर इस असेट को कोई नुकसान हुआ तो इस पर्सन को नुकसान होगा या फिर नहीं होगा। तो द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। बेटा इंश्योर्ड यानी कस्टमर का इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, जिस भी चीज के ऊपर आप इंश्योरेंस ले रहे हो। विदाउट इंटरेस्ट टेकिंग ऑन द इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ गेमबल एंड फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी एंड लॉ डज नॉट परमिटेड। लॉ कहेगा धोखा है, जुआ है। जब आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था नहीं और आप इंश्योरेंस ले ही नहीं सकते, जुआ है, जुए की तरह ही माना जाएगा ना। मतलब ऐसे चलते जा रहा था, एक बिल्डिंग अच्छी लगी, मैं इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके बोलता हूँ इस बिल्डिंग में आग लग गई, 1 साल के अंदर जो नुकसान हुआ मेरे को दे देना, नहीं होगा तो ये पैसे आपके। जुए की तरह ही तो हो गया, गैम्बल ही तो हो गया। अगर लेकिन वहीं पर क्योंकि मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं था, अगर मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो वो अब मेरे को इंश्योरेंस कंपनी मेरे को इंश्योरेंस देगी ही नहीं, और दे दिया तो जुआ हो गया। यानी कि वो मेरे साथ जुआ खेल रही है बैठ के कि नुकसान हो गया तो हम आपको इतना रुपया देंगे, नुकसान नहीं हुआ तो ये पैसा हमारा। जुआ ही तो है। लेकिन अगर इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तो बातें बदल बदल जाएंगी। सर देखो अगर आपकी बिल्डिंग में आग लग गई ना, आपको नुकसान होगा, हमें पता है, हम आपका नुकसान भरेंगे। नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है। आता ही समझ में? तो वहां पर जो भी पैसा मैं इंश्योरेंस कंपनी को दूंगा वो मेरी टेंशन दूर करने को दे रहा हूँ यार। समझे नहीं समझे? और अगर मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा ही नहीं तो मुझे टेंशन ही किस बात की रहेगी। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी
अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मेकिंग ऑफ प्रॉफिट। हाँ हाँ हाँ। सपोज करो आपके गोडाउन था, ठीक है, आपके गोडाउन में 5 लाख का माल रखा था, ठीक है, आपने उस गोडाउन के लिए 8 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले रखा है। इंश्योरेंस ले रखा है आपने 8 लाख का, ठीक है, गोडाउन में माल रखा था 5 लाख का। आपकी फायर लगी, आग लग गई, और फायर के चक्कर में जो लॉस हुआ, जो लॉस हुआ वो हुआ 4 लाख, यानी कि 5 लाख में से 4 लाख रुपए के गुड्स चल गए। तो जो आपके पास गोडाउन में गुड्स जो रखे थे वो 5 लाख के थे, ओके। इंश्योरेंस था आपके पास 8 लाख का, बिल्कुल सही बात। लेकिन जो एक्चुअल में लॉस हुआ वो हुआ 4 लाख का। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कितना पैसा देगी? 5 लाख देगी, 8 लाख देगी, या 4 लाख देगी? ये चीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर, और फिर चेक करना कि मैं इसका क्या आंसर दे रहा हूँ। फिर चेक करना कि क्या आप ठीक थे या फिर नहीं थे। बेटा अगर इंश्योरेंस कंपनी, सपोज करो मैं कहता हूँ 5 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो मेरे को नुकसान 4 लाख का हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनी ने दिए मेरे को 5 लाख रुपए, तो मेरे को 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई भी प्रॉफिट नहीं बना कर देती इंश्योरेंस पॉलिसी, कोई भी प्रॉफिट नहीं बना कर देती इंश्योरेंस पॉलिसी, इज नॉट फॉर द प्रॉफिट। इंश्योरेंस पॉलिसी का काम बस क्या होता है? आपके लॉस को रिकवर करना। तो मेरा लॉस 4 लाख का था, तो इंश्योरेंस कंपनी बस मेरे को 4 लाख रुपए ही देगी, चाहे मेरे पास गुड्स 5 लाख के थे, चाहे मेरे पास पॉलिसी 8 लाख की थी। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? यही चीज बोली गई है। तो पर्पस ऑफ द इंश्योरेंस क्या होता है? टू ब्रिंग बैक द इंश्योर्ड इन द सेम फाइनेंशियल पोजीशन। जब उसका नुकसान 4 लाख का हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी 4 लाख रुपए ही देगी, वो जैसा था वैसा ही बना कर देगी, उससे बेटर बना कर नहीं देगी उसे। बात ही समझ में या फिर नहीं आई? बिल्कुल सर। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अगर एक पर्सन ने एक से ज्यादा इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है फॉर द सेम सब्जेक्ट मैटर, मान के चलो उसी गुड्स के लिए जो गोडाउन में मेरा था, उसी गोडाउन में 5 लाख का गुड्स था। हाँ जी सर बिल्कुल। कितने गुड्स था? 5 लाख का गुड्स था, और मैंने उसका इंश्योरेंस कितने का ले रखा है? 8 लाख का। और मेरे को लॉस हुआ है कितने का? 4 लाख का। और मैंने इसके जो इंश्योरेंस ले रखे हैं वो 3 अलग अलग कंपनी से ले रखे हैं, यानी कि ए से, बी से, सी से, तीनों से मैंने कितने के ले रखे हैं? 8 लाख 8 लाख 8 लाख के ले रखे हैं। 8 लाख का, 8 लाख का, 8 लाख, तीनों से मैंने 8 लाख 8 लाख 8 लाख 8 लाख के क्या ले रखे हैं? इंश्योरेंस ले रखे हैं तीनों से। बात आ गई समझ में? ओके। अब इस केस में क्या बोलूंगा? मैं कहूँगा अच्छा मेरे को 4 लाख का नुकसान हो गया, तो मैं 4 लाख ए से भी ले सकता हूँ, 4 लाख बी से भी ले सकता हूँ, 4 लाख सी से भी ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ। गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि आपने 3 कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, तो तीनों कंपनी मिलकर आपको 4 लाख रुपए देंगी। तीनों कंपनी मिलकर 4 लाख रुपए देंगी। तो आपने इंश्योरेंस पॉलिसी कितने कितने की खरीद रखी है तीनों कंपनी से? 8 लाख 8 लाख 8 लाख, यानी कि रेशियो कितना है? 1:1:1। यानी कि जब आप सब आपने तीनों कंपनी से इक्वल रेशियो में क्या खरीद रखा है? इंश्योरेंस खरीद रखा है, तो आपको इक्वल रेशियो में ही लॉस का रिकवरी देंगी। तो यानी कि ए कितनी देगी? ए देगी आपको 4/3, बी देगी आपको 4/3, और सी देगी आपको 4/3, जो कि निकल कर आएगा कुल मिला के 1.3333 कुछ। तो 1,33,000 ए देगा, 1,33,000 बी देगा, 1,33,000 सी देगा। बात ही समझ में? तीनों इक्वल देंगी, तीनों क्या देंगी? कंट्रीब्यूशन इक्वल देंगी। तो 4 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, ये होता है कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो अगर आप सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए अलग अलग इंश्योरर से लेते हो, तो सारे इंश्योरर जो होंगे वो कंट्रीब्यूट करेंगे अमाउंट ऑफ लॉस। यहाँ पे लॉस का जो 4 लाख का अमाउंट था वो ए ने भी कंट्रीब्यूट करा, बी ने भी करा, सी ने भी करा, क्लियर है? और उनको मिलकर कॉम्पनसेट करेंगे, तो एक्चुअल में इसके बाद जितने रुपए पहुंचे वो 4 लाख के लगभग ही पहुंचेंगे, क्लियर है? तो उसने कोई अकलमंदी नहीं करी अलग अलग कंपनी से इंश्योरेंस लेकर। सेपरेटली वो क्लेम नहीं कर सकता टोटल लॉस फ्रॉम द ईच इंश्योरर, वो अलग अलग इंश्योरर से 4-4 लाख रुपए क्लेम नहीं कर सकता। The insurance contributes to the total loss in proportion to the amount of assured by each। तो बेटा किस proportion में? जितने की उसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है ना, उसी के proportion में वो लॉस की भरपाई करेंगे। बात आ गई समझ में आपके? बिल्कुल सर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, आफ्टर पेइंग द कॉम्पनसेशन, the insurer steps into the shoes of the insured. In other words, when the insured is compensated for the loss or damage to the property insured by him or her, the right of ownership of such property passes on to the insurer। हो सुनना मेरी बात को ध्यान से। मान के चलो आपने कार के ऊपर इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, कार आपकी क्या हो गई? चोरी हो गई। आप गए इंश्योरेंस पॉलिसी के पास,
इंश्योरेंस कंपनी के बाद आपने बोला मैंने इस कार पे इतने का इंश्योरेंस ले रखा था और मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, उन्होंने आपको कॉम्पनसेट कर दिया, आपको गाड़ी के नुकसान का पैसा मिल गया, आपको कॉम्पनसेशन मिल गया, क्लियर है, काम खत्म हो गया। 2 महीने बाद आपके पास खबर आई, 2 महीने बाद आपके पास खबर आई कि सर आपकी गाड़ी मिल गई है। ठीक है, आपने वो गाड़ी अपने पास मंगा ली, है ना, आप बड़े खुश। तुरंत इंश्योरेंस कंपनी आपके पास आ जाएगी कि ऐसा है, गाड़ी दे इधर। ठीक, क्यों दूं, गाड़ी तो मेरी है कि नहीं है। जब मैंने तेरी गाड़ी का नुकसान तेरे को दे दिया तो गाड़ी अब किसकी, मेरी। जब मैंने तेरे को कॉम्पनसेट कर दिया है तो मैं अब ओनर हूं इस गाड़ी का, मैंने अब तेरी जगह ले ली है इस गाड़ी के ऊपर। बात ही समझ में नहीं आई, यही है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, यही है एग्जैक्टली। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। कॉजा प्रॉक्सिमा किस कॉज की वजह से नुकसान हुआ है, इसमें कॉज को चेक करा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द कॉज और द रीजन फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। सपोज करो हमने लिया कि, अब देखो कार के केस में लिया, कार का जो इंश्योरेंस मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, एक्सीडेंट। अगर कार के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो इंश्योरेंस मिलेगा, गाड़ी चोरी हो गई तो इंश्योरेंस मिलेगा। बात ही समझ में या फिर नहीं आई, क्लियर है नहीं क्लियर है। गाड़ी में आग लग गई तो इंश्योरेंस मिलेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। बेचारी गाड़ी खड़ी हुई थी, है ना, गाड़ी क्या थी, गाड़ी खड़ी हुई थी, बात आ गई समझ में, ठीक है। और क्या बोलते हैं, ऊपर से किसी ने कुछ उसके ऊपर भारी पत्थर फेंक दिया गाड़ी के ऊपर। गाड़ी कोने पे खड़ी हुई थी और किसी ने ऊपर से गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंक दिया। अब इस केस में ना तो ये एक्सीडेंट में काउंट होगा क्योंकि गाड़ी तो खड़ी हुई थी, ना गाड़ी चोरी हुई, ना गाड़ी में आग लगी, तीनों में से कुछ भी निकल कर नहीं आ रहा है। वो तो किसी इंसानी गलती की वजह से उसने पत्थर फेंक दिया। इंश्योरेंस कंपनी छूटते बोलेगी कि भाई जो कॉज हमने दिया था आपको कि इस कॉज की वजह से या इस कॉज की वजह से या इस कॉज की वजह से अगर गाड़ियों को नुकसान होता है तो हम गाड़ी की भरपाई करेंगे। यहाँ पर तीनों में से कोई भी कॉज नहीं है, ऊपर से किसी ने फेंका, वो एक्सीडेंट नहीं माना जाएगा। एक्सीडेंट तब माना जाता आप गाड़ी के अंदर होते, अब चला रहे, आप तो थे ही नहीं वहां पर, तो वो नहीं माना जाएगा। बात ही समझ में, क्लियर है नहीं क्लियर है। तो इस केस में कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, बात ही समझ में। वो कहेगी अगर एक्सीडेंट हुआ होता तो हम आपको पैसा दे देते, कॉज ही अलग है, कॉज ही चेंज है। अगर लॉस हुआ है किसी और कॉज की वजह से तो इंश्योरेंस डिनाई कर सकता है, वो मना कर सकता है कि मैं आपको कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा, मैं आपको कॉम्पनसेशन नहीं दूंगा। तो इससे कॉज दिए जाते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी में कि हम आपको गोदाम का इंश्योरेंस कर रहे हैं। अब बेटा नाव में जा रहा है तो वहां पर इंश्योरेंस का कॉस्ट क्या बताया जाएगा, पानी में डूबने की वजह से, क्लियर है नहीं क्लियर है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जा रहा है तो एक्सीडेंट में गुड्स खराब हो गया, ठीक है, ये सारी कॉस्ट बताए जाते हैं उसमें। अगर उन कॉस्ट के अलावा किसी और रीजन की वजह से नुकसान हुआ तो आपको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। सेवेंथ है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंश्योर्ड मस्ट टेक केयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस इन द सेम वे एज ही वुड टेक केयर विदाउट टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। मतलब सर आप ये मत समझो कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली और आपको अब लापरवाह हो जाना है। आपको अपनी चीज की जिम्मेदारी, आपको अपनी चीज की केयर उसी तरीके से करनी है जैसे मान के चलो कि आपने कोई इंश्योरेंस लिया ही ना हो। आपको अपने आप से भी तो केयर करके चलनी है। अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने ऐसा पता कर लिया कि आपने तो कोई इंपॉर्टेंट स्टेप लिए ही नहीं थे, ठीक है, तो उस केस में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। अब जैसे मान के चलो आप गए किसी मार्केट में, ठीक है, उस मार्केट में आपने अपनी गाड़ी खड़ी खड़ी कर दी ऐसी विदाउट पार्किंग, मतलब पार्किंग बनी हुई थी जबकि, आपने कहा इंश्योरेंस से कोई बात नहीं, चोरी हो जाएगी तो इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। आपने अपनी गाड़ी ऐसी रोड पे खड़ी कर दी, आपने उस गाड़ी को लॉक नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। ठीक है, आपने कोई भी स्टेप लिए ही नहीं उस गाड़ी की सेफ्टी के लिए, आपने तो ऐसा बोला अरे कोई नहीं, नुकसान होगा, इंश्योरेंस कंपनी दे देगी, और गाड़ी आपकी वहां से चोरी हो गई और इंश्योरेंस कंपनी को ये बात पता लगी। इंश्योरेंस कंपनी यही पूछेगी जब सामने पार्किंग थी आपने पार्किंग में खड़ी क्यों नहीं करी। अगर इस गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं होता क्या आप पार्किंग में खड़ी करते या नहीं करते, जैसे ही वो बोलेगा हाँ तो मैं पार्किंग में खड़ी करता, इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी हम आपको नहीं देंगे। इंश्योरेंस है इसका मतलब क्या कि आप पार्किंग में खड़ी नहीं करोगे हैं। और फिर आपने गाड़ी लॉक करी थी या नहीं करी थी, डिटेल निकलवा ली जाती है, डिटेल निकल के पता लगा अरे गाड़ी तो लॉक करी ही नहीं गई थी। जब गाड़ी लॉक करी ही नहीं गई थी तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी। तो द इंश्योर्ड शुड नॉट बिकम केयरलेस, केयरलेस नहीं होना, केयरलेस नहीं होना, ठीक है। वो इंश्योर्ड की ही क्या है, ड्यूटी है कि वो अपना एफर्ट डाले, ठीक है, प्रिकॉशन ले कि वो उसकी प्रॉपर्टी सेफ हो सके। इंश्योरेंस है इसका मतलब क्या, आप खुद ही जाकर लगा देगा उसके अंदर, नहीं, उसे सेफ्टी लेनी है, उसे खुद से प्रिकॉशंस लेने हैं। बात ही समझ में बच्चों, बिल्कुल सर।
अब इंश्योरेंस के टाइप्स कौन से होते हैं? पहला होता है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस लिया जाता है इंसान के लिए। देखो, पीपल टेक लाइफ इंश्योरेंस जब उनको डर होता है कि वो बहुत जल्दी मर जाएंगे, ठीक है? तो उस केस में अगर वो बहुत जल्दी मर जाएंगे तो उनके जाने के बाद उन्हें बेटा फाइनेंशियल असिस्टेंस देना पड़ता है अपनी फैमिली को, क्योंकि बहुत जल्दी चले गए तो फिर उनकी फैमिली को पैसा कमा के देगा कौन? क्लियर है? ये डर रहता है, तब इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस खरीदेगा। या फिर कभी कभी पीपल लाइफ इंश्योरेंस तब खरीदते हैं जब उनको डर होता है कि वो बहुत लंबा जिएंगे, क्योंकि इस केस में जब वो बहुत ज्यादा जिएंगे तो उनके शरीर में इतना दम नहीं बचेगा कि वो काम करके कमा सकें। तो वो कहते हैं इंश्योरेंस ले लेते हैं, हम आज ही इंश्योरेंस ले लेते हैं अपने बुढ़ापे के लिए, जिससे कि हमारे बुढ़ापे में ये इंश्योरेंस का पैसा हमें मिलता रहेगा और हमारा बुढ़ापा बड़े आसानी से कटता रहेगा। बात आई समझ में? थर्ड, इन लाइफ इंश्योरेंस, अब लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है? द इंश्योर्ड हैज टू पे अ फिक्स अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे करना होता है और उसके बदले में कॉम्पनसेशन इज एश्योर्ड एट इज डेथ और एट द मैच्योरिटी पीरियड विच एवर कम्स अर्लियर। ओके, सपोज कर लो मैंने HDFC इंश्योरेंस के साथ एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी, अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर है? उन्होंने बोला कि सर आप देखो, आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 60 ईयर्स है ना, आप हमें साल का दो 20,000 रुपये। मैंने कहा ठीक है। अगर आप 60 साल से पहले मर गए, आपकी उम्र 60 साल से आप एक दिन पहले भी क्यों ना मर गए, ठीक है, तो हम आपको देंगे 2 करोड़, मतलब आपकी फैमिली को दे देंगे 2 करोड़ रुपए। बात आ गई समझ में? लेकिन अगर आप 60 साल, जैसे ही आप 60 साल के हो गए, जैसे ही आप 60 साल के हो गए तो ये 2 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे, यानी कि आपके लिए तो प्रॉफिट प्रॉफिट सिचुएशन है। तो आप अगर आप 60 साल से पहले मरे, यानी कि मैच्योरिटी 60 साल पर है, अगर आप 60 साल से पहले मरे तो हम आपको पैसा दे देंगे मरने से पहले ही, मतलब मरने पे ही, 60 साल से पहले ही। अगर आप 60 साल के बाद मरे तो आपको पैसा मैच्योरिटी में मिल जाएगा, यानी कि उसी दिन मिल जाएगा जिस दिन आप 60 साल के हो जाएंगे। तो लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा ही होता है। अब इस केस में अगर आप देखोगे तो उसमें यही तो बोला गया है, जिस दिन आप मरे या फिर जिस दिन आपकी मैच्योरिटी हुई, उस दिन में से जो दिन पहले होगा उस दिन आपको पैसा मिल जाएगा लाइफ इंश्योरेंस में। द प्रीमियम जो होता है वो मंथली पे हो सकता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर एनुअली, यानी कि 6 महीने में एक बार, एक साल में एक बार, 3 महीने में एक बार या हर महीने, कैसे भी पे हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस के मेन एलिमेंट्स क्या होते हैं? द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। आपको बताना पड़ेगा कि आपके का साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपको कोई मारने की धमकी तो नहीं दे रहा, आपकी बॉडी में कोई बीमारी तो नहीं है जिससे की वजह से आप मर सकें, ठीक है। द अज्यूम्ड शुड बी ऑनेस्ट, हम ये मान के चला जाता है कि दोनों ऑनेस्ट हैं, इंश्योरेंस कंपनी भी और इंश्योर्ड भी, और दोनों मटेरियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए पॉलिसी के लिए। सपोज करो आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए पॉलिसी ले रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी मना कर देगी कि आप पॉलिसी नहीं ले सकते, कल को आपकी गर्लफ्रेंड मर गई कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। गर्लफ्रेंड है तो क्या हुआ, बदलती रहती हैं, आजकल तो बीवियां बड़ा बदल जाती रात ही रात में। लेकिन अगर आपकी यही वाइफ होती, हम आपको दे देते, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि वाइफ के अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है। बात ही समझ में? आपके पापा के अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, आपकी मम्मी के अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, आपके बच्चों के अंदर आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, आपकी गर्लफ्रेंड के अंदर नहीं है। बात है कि क्लियर? ओके, क्लियर है? तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। लेकिन मैच्योरिटी के टाइम पे इट इज नॉट नेसेसरी। कहने का मतलब क्या? सपोज करो बेटा राकेश ने अपनी बीवी जिसका नाम था अनीता, उसके लिए एक इंश्योरेंस खरीदा 5 लाख का, 5 करोड़ का मान लेते हैं, बड़ा इंश्योरेंस 5 करोड़। 5 साल बाद, 5 साल बाद पता लगा कि अनीता और राकेश का डाइवोर्स हो चुका है और अनीता की शादी अब हो चुकी है किसी और से जिसका नाम है राजेश। राजेश अलग पर्सन है ना। अब अनीता राजेश साथ रहते हैं, राकेश का बेचारे का दिल टूट गया, डिवोर्स हो चुका है, ओके। उसके 2 साल बाद पता लगा कि अनीता तो मर गई, अनीता की तो डेथ हो गई, तो उस केस में राकेश जो है क्लेम कर सकता है अनीता का पैसा, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस के केस में अटमोस्ट गुड फेथ जो है पॉलिसी लेने के टाइम पे होना चाहिए, एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे अटमोस्ट गुड फेथ क्या बोलते हैं आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। लेकिन मैच्योरिटी के टाइम पे हो ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता, उस टाइम पे होना जरूरी है। तो इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के केस में, इस केस में भी राकेश को क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है। यहाँ पर आपका अमाउंट ऑफ लॉस कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो गुड्स के केस में तो कर सकते हैं ना, हमने करा तो था,
हमने चेक करा कि तेरे को नुकसान कितना हुआ है, 4 लाख का, तो 4 लाख ही वापस करे जाएंगे। आप ऐसे इंसान के केस में नहीं कर सकते ना। तो द लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कॉम्पनसेटेड, दैट इज व्हाई द अमाउंट पेएबल इन द लाइफ इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ ऑफ द एश्योर्ड इज फिक्स इन एडवांस। मतलब इसमें पहले से ही फिक्स होता है कि इतना रुपया आपको डेथ के टाइम पे दिया जाएगा, और ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। हम चेक ही नहीं करेंगे कितना नुकसान हुआ, कैसे चेक कर सकते हैं? इंसान की ज़िंदगी को हम तोल कैसे सकते हैं? आई बात समझ में? ओके सर। नेक्स्ट होता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच वन पार्टी, जो कि एक इंश्योरर है जो इंश्योरेंस कर रहा है, इन रिटर्न फॉर अ कॉन्सिडरेशन, यानी कि प्रीमियम के बदले में एग्री कर जाती है कि वो सामने वाली पार्टी के लॉस को इंडेमनीफाई करेगी, यानी कि उसके लॉस को ठीक करेगी, फॉर द फाइनेंशियल लॉस विच द लेटर में सफर ड्यू टू डैमेज ऑफ टू द प्रॉपर्टी इंश्योर्ड। यानी कि उस प्रॉपर्टी जो कि उसने मतलब उस प्रॉपर्टी के किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर लॉस हुआ, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को ठीक करेगी कौन? इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। उसके बदले में क्या ले रही है? प्रीमियम ले रही है। लेकिन जो उस प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है वो किसकी वजह से होना चाहिए? वो किसकी वजह से होना चाहिए? आग की वजह से होना चाहिए। किसकी वजह से होना चाहिए? फायर की वजह से होना चाहिए। जनरली द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इज 1 ईयर। अगर आपने 1 साल का इंश्योरेंस लिया है और वो आग उस 1 साल में लगी है तो इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसमें टाइम भी बताया जाता है कि आपने इंश्योरेंस लिया है 1 साल का, तो वो 1 साल में अगर आग लगी तो पैसा मिलेगा, उसके बाद पैसा नहीं मिलेगा। आइए चलिए स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट देखते हैं फिर मेन एलिमेंट्स ऑफ द फायर इंश्योरेंस। भाई सीधी बात है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका प्रेजेंट होना चाहिए जिस टाइम पर आप पॉलिसी ले रहे हैं उस टाइम पर भी, और जिस टाइम पर आपको लॉस हुआ उस टाइम पर भी, दोनों टाइम पर आपके पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या बोलते हैं किसी गुड्स का क्या लिया, आप आपके गोडाउन में या फिर मैं कहता हूँ आपकी मशीनरी रखी हुई है फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। आपने उस मशीनरी का जो है फायर इंश्योरेंस ले रखा है, क्लियर है। आपने उस मशीनरी का फायर इंश्योरेंस लिया 1/4/2017 को, ठीक है। फिर आपने उस मशीनरी को 3/6/2017 को सोल्ड कर दिया, यहाँ पर आपने इंश्योरेंस खरीदा, ठीक है। यहाँ पर आपने वो मशीनरी सेल कर दी। उसके बाद पता लगा कि जिसको आपने वो मशीनरी सेल करी उसके यहाँ पे 31 जुलाई 2017 को वो मशीनरी में आग लग गई और वो मशीनरी बेकार हो गई। तो इस केस में आप जो है इंश्योरेंस का पैसा नहीं ले सकते। रीजन, क्योंकि आपका उस मशीनरी के साथ कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। तो जिस दिन नुकसान होगा, जिस दिन लॉस होगा, उस दिन भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। सेकंड है द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ, so insured must disclose all the material facts related to the property for which insurance is taken, for which insurance is taken। जैसे अब मेरे इधर इधर मेरी बात को समझो, जब आप फायर इंश्योरेंस लेने गए हो, ठीक है, आप मशीनरी के ऊपर आपने कोई भी फायर इंश्योरेंस लिया, एग्जांपल लो, आपने इंश्योरेंस कंपनी को ये बोला ही नहीं कि जो आपकी वो फैक्ट्री है, जो आपकी जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री के अंदर आप जो है फायर क्रैकर बनाते हो। बात ही समझ में या फिर नहीं आई? मतलब आपने कोई भी मटेरियल फैक्ट उसको डिस्क्लोज करा ही नहीं। अगर आप उसको ये बता देते कि आप भैया फायर क्रैकर बनाते हो तो उस हिसाब से वो कैलकुलेशन करके आपका फायर इंश्योरेंस लेता। आपने मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करा ही नहीं, आपने इंपॉर्टेंट बातें उसको बताई नहीं। बात ही समझ में या फिर नहीं आई? ठीक है, क्लियर है। तो अटमोस्ट गुड फेथ, हमेशा जब भी आप इंश्योरेंस कराओगे तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपको फेथ जनरेट करना, आपको भरोसा दिलाना है इंश्योरेंस कंपनी को। और वो कैसे दिलाओगे? सारी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्क्लोज करके, कुछ भी चीज नहीं छुपाओगे। द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। देख रहे हो बच्चों, स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। इंडेमनिटी मतलब जितना लॉस हुआ उसी का नुकसान, उसी का भरपाई करी जाएगी, आपको प्रॉफिट के अंदर नहीं रखा जाएगा। तो ऑन द फायर इंश्योरेंस एज इंश्योर्ड गेट्स ओनली द लॉस अमाउंट। क्या मिलेगा? खाली उसे लॉस अमाउंट मिलेगा, और द पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस। क्या मतलब इसका? सपोज करो बच्चों, दो केस लेके चलते हैं यहाँ पर। पहला केस ये लेके चलते हैं, पहला केस और दूसरा केस, ठीक है। पहले केस में जो पॉलिसी का अमाउंट है, पहले केस में जो पॉलिसी का अमाउंट है वो मान के चलो वो है 10 लाख। दूसरे केस में जो पॉलिसी का अमाउंट है वो मान के चलो है 5 लाख, ठीक है। और मशीनरी दोनों केस में लेके चलते हैं 8 लाख की, मशीनरी दोनों केस में लेके चलते हैं 8 लाख। आगे बात समझ में? अब यहाँ पर ध्यान से देखना है, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? लॉस हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर लॉस हो गया, हमारी मशीनरी पूरी जल गई। हमें जो लॉस हुआ वो कितने का हुआ? 8 लाख का हुआ। यहाँ पर भी जो हमें लॉस हुआ वो कितने का हुआ? 8 लाख का हुआ। तो यहाँ पर आप एक चीज समझ के देखना, जब आपका लॉस 8 लाख का हुआ तो ये पॉलिसी आपको 10 लाख रुपए देगी या 8 लाख रुपए देगी? 10 लाख देगी, 8 लाख देगी? हम कहेंगे 8 लाख देगी। नुकसान कितने का हुआ? 8 लाख का।
पॉलिसी कितने की, 10 लाख की, 10 लाख नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 8 लाख मिलेंगे, विच एवर इज लेस। तो व्हाट इज द लेस अमाउंट, पॉलिसी अमाउंट और द लॉस अमाउंट, विच एवर इज लेस, लेस इज अ लॉस अमाउंट। ओके, अब इस केस में आओगे, भैया पॉलिसी 5 लाख की है लेकिन लॉस हुआ है 8 लाख का। जब पॉलिसी 5 लाख की है तो वो आपको 8 लाख का लॉस कैसे दे सकती है, नहीं दे सकती। तो इस केस में कम कौन सा है, इस केस में 5 लाख कम है, तो ये आपको दूसरे केस में इस पे इंश्योरेंस मिलेगा। बात आ गई समझ में, मतलब कि जो इंडेमनिटी बोलेगा वो ये बोलेगा पॉलिसी का अमाउंट और लॉस का अमाउंट जो कम होगा हम वो देंगे, बात खत्म। ओके, नेक्स्ट है द कॉम्पनसेशन इज पेड ओनली व्हेन द लॉस इज ड्यू टू फायर। बेटा कॉजा प्रॉक्सिमा, कॉजा प्रॉक्सिमा, जब भी फायर से नुकसान होगा तभी कॉम्पनसेशन मिलेगा। अगर मान के चलो चोरी हो गई तो उस केस में कॉम्पनसेशन फायर इंश्योरेंस क्यों देगा कॉम्पनसेशन, फायर इंश्योरेंस तो स्ट्रिक्टली फायर के कॉस्ट के चक्कर में आपको इंश्योरेंस दे रहा है ना। थर्ड होता है बेटा मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, जब भी आपका गुड्स एक जगह से या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाता है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है थ्रू द वाटरवेज, वाटरवेज में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है उस शिप के साथ कुछ भी होने का, शिप डूबने का, शिप टकराने का, शिप खराब हो जाने का, शिप किसी के कब्जे में चले जाने का, शिप खो जाने का, बात ही समझ में है। तो उस केस में आपका गुड्स भी बेकार हो जाएगा। तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शिप होती है पूरी एक जो कि रिस्क पर होती है, शिप के अंदर जो सामान रखा होता है वो भी रिस्क पे होता है, जो आपका गुड शिप के ऊपर होता है वो भी रिस्क पे होता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें क्या होती है उस पर रिस्क पे होती है। तो इस वजह से क्या कराया जाता है, मरीन इंश्योरेंस। सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज अ अरेंजमेंट, बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट अंडर विच द इंश्योरर जो इंश्योरेंस कर रहा है अंडर टेक्स टू इंडेमनीफाई, मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा आपका लॉस ठीक करने की, इंश्योर्ड का लॉस ठीक करने की, इन द मैनर एंड टू द एक्सटेंट देयर बाय एग्रीड अगेंस्ट द मरीन लॉसेज। मतलब जितना भी एग्रीमेंट इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में होगा और उसका कॉस्ट क्या होना चाहिए, मरीन लॉसेस होना चाहिए, यानी कि लॉसेस दैट वाज अकर्ड ड्यू टू द मरीन, पानी की वजह से जो लॉसेस होंगे इंश्योरर और इंश्योर्ड आपस में मिलकर एग्री करेंगे कि वो कितना लॉस ठीक करने को रेडी है, उसको बोला जाएगा क्या, मरीन इंश्योरेंस। तो मरीन रिस्क क्या होता है, पेरिल्स ऑफ रिस्क, पेरिल्स ऑफ सी, सी की वजह से जो होते हैं, जैसे सी के अंदर स्टॉर्म आ गया, शिप डूब गया, शिप टकरा गया, डूब गया, शिप को कैप्चर कर लिया किसी ने, ठीक है, कोई चोर वगैरह थे जो लुटेरे वगैरह घूमते रहते हैं, वो शिप को चोरी करके ले गए, शिप सीज हो गया, खराब हो गया, सिंकिंग ऑफ द शिप, शिप बेटा डूब गया, ठीक है, ये सारी रिस्क होते हैं सी के अंदर जिससे कि आपका नुकसान होता है। अब आपको एक चीज समझने की जरूरत है, शिप के अंदर, शिप के ऊपर क्या क्या चीजें होती हैं। पहला तो खुद पूरा शिप होता है, ठीक है, दूसरा जो शिप का क्रू होगा, क्रू का सामान होगा, पर्सनल बिलोंगिंग होगी क्रू की, बिल्कुल सर। तीसरा क्या, जो आप गुड्स रख के भेज रहे हो शिप के ऊपर, जो कार्गो आप रख के भेज रहे हो वो होगा, बात आई समझ पे रही, आई। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस होते हैं क्या क्या होता है, पहला होता है कार्गो इंश्योरेंस। द फॉर्म ऑफ मरीन इंश्योरेंस इंक्लूडेड द कार्गो, कार्गो बेसिकली गुड्स, जो गुड्स आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, और द गुड्स कंटेंट इन द शिप एंड द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द क्रू एंड द पैसेंजर। तो कार्गो इंश्योरेंस क्या बोलता है, कार्गो इंश्योरेंस उस चीज का इंश्योरेंस देता है, उस गुड्स का इंश्योरेंस देता है जो कि आप एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो शिप के थ्रू, साथ के साथ जो आपका क्रू है उसका पर्सनल बिलोंगिंग का भी इंश्योरेंस इसके अंदर होता है। सेकंड होता है हल इंश्योरेंस। हल इंश्योरेंस क्या होता है, जिसमें होल शिप इंश्योर्ड होती है, क्या होती है, होल शिप इंश्योर्ड होती है। इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल, यानी कि शिप का जो जहाज होता है उसका इंश्योरेंस लेता है, उसके इक्विपमेंट्स का भी इंश्योरेंस होता है, जैसे उसके अंदर फर्नीचर होगा, फिटिंग्स होगा, टूल्स होगा, मशीनरी होगी, फ्यूल, इंजन, स्टोर्स एक्सेट्रा। और ये हल इंश्योरेंस लेता कौन है, ओनर ऑफ द शिप लेता है। तो जहां पर शिप का इंश्योरेंस होगा उसे बोलेंगे हल इंश्योरेंस, जहां पर शिप के ऊपर रखे गए सामान का इंश्योरेंस होगा उसे बोलेंगे कार्गो इंश्योरेंस। फिर थर्ड होता है बच्चों आपका फ्रेट इंश्योरेंस। देखो फ्रेट इंश्योरेंस बड़ा अच्छी चीज है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप सामान एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हो, सपोज करो एक आदमी है आदित्य जो कि शिपिंग कंपनी चला रहा है, ठीक है। अब आदित्य ने सामान उठाया इंडिया से अपने शिप में और वो लेके जा रहा है उसे क्या बोलते हैं, यूएस। तो जब आदित्य ने इंडिया से सामान उठाया और वो यूएस लेके जा रहा है और रास्ते में शिप को कुछ हो गया है ना, तो आदित्य को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा, बिल्कुल होगा। तो मान के चलो उसके पास हल इंश्योरेंस है, कार्गो है, फ्रेट इंश्योरेंस की क्या जरूरत है। अगर आदित्य ने यूएस सामान नहीं दिया तो उसे फ्रेट भी तो नहीं मिलेगा, इस बात को सोच के देखो ना, उसे भाड़ा भी तो नहीं मिलेगा, भाड़ा बेसिकली किराया जो वो ले रहा है उसका भी तो नुकसान हो जाएगा, करोड़ों रुपए का किराया आने वाला आदित्य के पास, आते ही समझ में। तो उस फ्रेट का भी इंश्योरेंस मिलता है, कैलकुलेट करा जाता है कि आपको कितना भाड़ा दिया जाएगा, ठीक है, और उस भाड़े का भी इंश्योरेंस होता है, इसे बोलते हैं हम लोग क्या, फ्रेट इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेट इंश्योरेंस बोलते हैं। ओके,
इसके मेन एलिमेंट्स क्या है? द इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ लॉस। हाँ, मतलब इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइम पे तो होना चाहिए, साथ के साथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस भी होना चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। देखो वही बार रिपीट करी जा रही है, अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए, ऑल द मटेरियल फैक्ट आपको डिस्क्लोज करने चाहिए। मान के चलो आप एक शिप लेकर जा रहे हो, उस शिप की लाइफ जो थी वो 20 साल थी, लेकिन अब शिप आप 23 साल तक चला रहे हो, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आप शिप को अब पानी के अंदर नहीं चला सकते, बट आप शिप को चला रहे हो, ठीक है, और आपने ये डिस्क्लोज करा ही नहीं है इंश्योरेंस कंपनी को, और आपका शिप डूब गया, तो इंश्योरेंस कंपनी ठिंगा देगी, ठिंगा, कुछ नहीं मिलेगा। बात ही समझ में? द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल। इंडेमनिटी का प्रिंसिपल भी क्या है? स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल, जितना नुकसान होगा उतना ही मिलेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। वही, और दूसरा भी मैं बोल सकता हूँ, लॉस अमाउंट और द पॉलिसी अमाउंट विच एवर इज लेस। द compensation is paid only when the loss is due to sea peril causa proxima। सी की मुसीबतों की वजह से नुकसान होना चाहिए, सी की वजह से नुकसान होना चाहिए, और किसी वजह से नहीं। बात आ गई समझ में? यस सर। नेक्स्ट आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस बेसिकली एम्प्लॉयज के लिए लिया जाता है, या कोई इंसान अपने खुद के लिए लेता है, ठीक है, जहां पर मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं। तो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड फॉर द पेमेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस। मेडिकल एक्सपेंसेस जो आप कभी कभार हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हो, आपकी दवाइयाँ चलती हैं, उसका भी कॉम्पनसेशन मिल जाता है वापस, ठीक है। इन केस ऑफ इलनेस ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, जिस पर्सन का इंश्योरेंस लेते हो उसको अगर वो बीमार हो गया, उसमें वापस मिल जाएगा, एंड इज फैमिली। तो बेसिकली कंपनीज क्या करते हैं, बिजनेसेस क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज का हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं। उस हेल्थ इंश्योरेंस की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज को कल को कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके ऊपर बर्डन नहीं आएगा, उसे इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देती है। पहला है बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस। बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस इट कवर द एक्सपेंसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन एंड डॉक्टर सर्विसेज, ठीक है। अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, ठीक है, डॉक्टर आपको देखने आ रहा है, तो बहुत बड़े बड़े बिल्स आते हैं, तो उस केस में अगर आपके पास मेडिकल एक्सपेंसेस का बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड है, तो आपको सारा पैसा उसका मिलेगा अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तो। मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस इट कवर्स द कॉस्ट ऑफ कैटेस्ट्रोफिक इलनेस। कैटेस्ट्रोफिक मतलब सडन सडन डिजास्टर इलनेस, अचानक से बहुत बड़ी बीमारी लग गई, मान के चलो अचानक से इंसान बैठा हुआ है, अचानक से उसे एकदम से हार्ट अटैक आ गया, कैटेस्ट्रोफिक इफेक्ट, हार्ट अटैक आ गया, तो उस केस में हॉस्पिटल लेकर गए, तो उसका भी क्या मिलता है बच्चों, उसे मेडिकल एक्सपेंसेस मिलते हैं। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, ये ज़्यादातर ना बूढ़े लोगों के लिए होता है, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी ख़राब होती है कि कभी कभी तो 2-2 3-3 महीने तक उन्हें हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, तो बेटा इसके लिए भी इंश्योरेंसेस होते हैं, ठीक है। मेडिकल सप्लीमेंट, ये कुछ बेसिकली दवाई वगैरह के लिए होते हैं, कुछ मेडिकेयर प्रोग्राम्स होते हैं सोशल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा योगा के प्रोग्राम्स लिए जाते हैं कुछ, ठीक है, डिप्रेशन एनजाइटीज़ के प्रोग्राम लिए जाते हैं कुछ, ठीक है, तो इस पे भी काफ़ी ज़्यादा पैसा जाता है, तो ये उसके लिए होते हैं, ठीक है। फिफ्थ है आपका डिसेबिलिटी इनकम। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि आप डिसेबल हो गए, ठीक है, और आपकी डिसेबल होने की वजह से आपकी इनकम खत्म हो गई है, तो उस केस में ये इंश्योरेंस जो है आपकी उस इनकम को देता रहेगा। बात ही समझ में या फिर नहीं आई? आपके डिसेबल होने के चक्कर में आपकी इनकम बंद हो गई है, तो ये इंश्योरेंस उस इनकम को आपके लिए देता रहेगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं लास्ट सर्विस, जो कि हमारी कम्युनिकेशन सर्विसेज। तो कम्युनिकेशन का मतलब पता ही है आपको, कम्युनिकेशन बेसिकली एक्सचेंज ऑफ आइडिया, व्यू, मैसेज बिटवीन 2 और मोर पर्सन। हम बात कर रहे हैं, मैं यहाँ से कुछ बात बोल रहा हूँ, आप वहाँ पर सुनोगे, तो आई एम डिस्कसिंग द आइडियाज, आई एम डिस्कसिंग द व्यूज, आई एम डिस्कसिंग द मैसेज, ठीक है, और वहाँ पर आप लोग उस चीज़ को सुन रहे हो, तो हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को बिटवीन 2 और मोर पर्सन। हो सकता है एक टाइम पर एक से ज़्यादा बच्चे देख रहे हो, 10 देख रहे हो, 20 देख रहे हो, 100 देख रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है बच्चों, क्या हो रहा है, कम्युनिकेशन। अब मेनली 2 तरीके की कम्युनिकेशन सर्विसेज होती है, पहली पोस्टल सर्विस, दूसरी टेलीकॉम सर्विस, ठीक है। पोस्टल सर्विस क्या होती है, आपने बेटा पोस्ट ऑफिस तो देखे होंगे ना, आप ये वाला फोटो देखो, ऐसे तो अपने घर के आसपास देखे होंगे ना, आप गए भी होंगे डेफिनेटली इसके अंदर, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं डाक खाना, गारंटी से आप गए होंगे, तो इसी को बोलते हैं पोस्ट ऑफिस। तो ये जो पोस्ट ऑफिस, ये जो पोस्टल सर्विसेज होती हैं, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब इंडिया के अंदर एज वेल एज इंडिया के बाहर भी। क्लियर है? तो इनके मेन फीचर्स क्या है, ऑल द पोस्टल सर्विसेज आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। सेकंड, द पोस्टल डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड सर्विसेज एट नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल, इंडिया और इंडिया के बाहर भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। Along with the postal services, nowadays various financial services are also offered by the postal department। हो, ये अच्छा पॉइंट है। देखो, मेरे
पापा इतने इन्वॉल्व नहीं थे पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स में, बट मेरे दादा, मेरे दादी, ठीक है, आप लोगों के भी घर में जो थोड़े एल्डर पीपल होंगे, आपके दादा दादी वगैरह होंगे, उनकी कोई ना कोई एफडी आरडीज पोस्ट ऑफिस के अंदर पक्का चल रही होंगी। तो पोस्ट ऑफिस खाली कम्युनिकेशन सर्विसेज नहीं देती, आपके सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाती, आपके लेटर एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचाती। ये पोस्टल सर्विसेज के साथ साथ बच्चों आपके लिए क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज भी देती है, आपके पैसे इकट्ठा करवाने में आपकी हेल्प करवाती है, इन्वेस्टमेंट में आपकी हेल्प करवाती है। तो पोस्ट ऑफिसेज हैव आल्सो स्टार्टेड स्पीड पोस्ट। पोस्ट ऑफिस को स्पीड पोस्ट से पहले काफ़ी स्लो माना जाता था कि अगर इसमें आप कोई लेटर भेज रहे हो, कोई सामान भेज रहे हो, तो ये तो बेटा महीनों में पहुंचेगा, ऐसा इसको बोला जाता था। तो इस वजह से इसने स्पीड पोस्ट लेकर आया ताकि ये कॉम्पीट कर सके कोरियर सर्विसेज के साथ, प्राइवेट कोरियर सर्विसेज के साथ, क्योंकि वो जल्दी काम करके दे रहे थे। प्राइवेट कोरियर सर्विसेज आपका सामान 3 से 4 दिन के अंदर पहुंचा देंगे, स्पीड पोस्ट उनसे भी तेज पहुंचाने लगा। बहुत ज़्यादा रिलायबल हो गया था स्पीड पोस्ट, हो गया है स्पीड पोस्ट अभी भी, मैं तो कहता हूँ अभी भी पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा रिलायबल है, कोरियर सर्विसेज से ज़्यादा रिलायबल है। पोस्ट ऑफिस ऑल्सो प्रोवाइड एन इम्पोर्टेंट सर्विस ऑफ टेलीग्राफ कम्युनिकेशन। टेलीग्राफ कम्युनिकेशन पहले चलता था, ठीक है, फ़ोन आने के बाद टेलीग्राफ कम्युनिकेशन इतना बचा नहीं। तो बेसिकली ये क्या होता था, मान के चलो मेरे को एक लेटर एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, वो भी अर्जेंट बेसिस पर। अब मैं लेटर खुद लिख के भेजूंगा, वो वहाँ पहुँचेगा, बहुत टाइम लगेगा। एक मशीन आती थी, उस मशीन पे ऐसे करके बटन दबाए जाते थे, और जो भी मुझे मैसेज है वो मैं भेज देता था, जिस भी जगह पे भेजना होता था उस जगह के पोस्ट ऑफिस से पहुंच जाता था। तो जो ट्रेवलिंग टाइम है वो बहुत कम होता था, और फिर वो मैसेज वहाँ पे पहुंचा, उन लोगों ने उस मैसेज को प्रिंट करा, प्रिंट करके एनवेलप में डाला, और जहाँ जिस घर पे पहुंचवाना है पहुंचवा दिया। अब नहीं है, पहले होता था, ठीक है। पोस्टल सर्विसेज आर हाईली रिलायबल, इसमें रिलायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, अब काफ़ी ज़्यादा रिलायबिलिटी लिया है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है इन्होंने चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट है फैसिलिटीज क्या क्या देते हैं बेटा, फाइनेंशियल फैसिलिटीज देते हैं, मेल सर्विसेज देते हैं। फाइनेंशियल फैसिलिटीज में अलग अलग स्कीम्स में से पब्लिक प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड बेसिकली जॉब वालों का होता है ना। तो जॉब वाले क्या करते हैं, अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा कर करके प्रोविडेंट फंड में डालते रहते हैं, और जब वो रिटायर होते हैं तो वो पैसा उन्हें इकट्ठा करके मिल जाता है। अब ये तो जॉब वालों के लिए हुआ, डाकखाने ने बोला, यानी कि पोस्ट ऑफिस ने बोला हम ऐसा प्रोविडेंट फंड सबके लिए लेकर आएंगे, कोई भी इनकम कर रहा है, कोई भी इनकम नहीं कर रहा है, इफ यू वांट टू सेव देयर मनी, और वो भी इस तरीके से कि बुढ़ापे में काम आए, तो वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल सकता है। किसान विकास पत्र, किसान के लिए कुछ स्कीम लेकर आए। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी, अगर आप सेविंग करोगे तो आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मिलेगा, जिससे आपको इनकम टैक्स पे रिलैक्सेशन काफी ज्यादा मिलेगा। मंथली इनकम स्कीम्स, आपकी इनकम अगर बंद हो गई और आपने पैसा इकट्ठा कर रखा है, तो वो इकट्ठा करा गया पैसा आपको मंथली उसमें मिलेगा, ठीक है। सेविंग्स अकाउंट देता है टाइम डिपॉजिट एंड मनी ऑर्डर फैसिलिटी, आप एक जगह से दूसरी जगह मनी को ट्रांसफर भी कर सकते हो। टाइम डिपॉजिट, आरडी एफडी, आता ही समझ में, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाता है। मेल सर्विसेज में ट्रांसमिशन ऑफ आर्टिकल, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ आर्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आर्टिकल इंक्लूड एनी कोई कमोडिटी, ठीक है, कोई भी पार्सल, कोई भी लेटर, ये सारी चीजें आर्टिकल्स के अंदर आती हैं, अलॉन्ग विद नॉर्मल ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी। ये अभी पढ़ते हैं हम लोग क्या होता है नॉर्मल ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी, ठीक है। दे प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ ट्रांसमिटेड आर्टिकल्स, जो भी आर्टिकल आप ट्रांसफर कर रहे हो उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। एंड इंश्योरेंस फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है, अगर रास्ते में आपके आर्टिकल को कुछ हो गया तो आपका रिस्क क्या है, कवर है, आपको रिस्क नहीं, आपको नुकसान नहीं होगा, आपको नुकसान की भरपाई कर दी जाएगी। बात आई समझ में नहीं आई? तो बेसिकली ये एक जगह से दूसरी जगह आपके आर्टिकल्स भी ट्रांसफर करवाता है, साथ ही साथ फाइनेंशियल सर्विसेज भी आप लोगों को देता है। mailing services offered mailing services offered by mailing services offered by पोस्ट ऑफिस में अगर हम लोग देखें, पहला यूपीसी अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, पहले से पढ़ते हैं, इसका अच्छे से मीनिंग समझ में तभी आएगा जब सेकंड वाले को समझ लेंगे। तो पहले हम लोग पहले वाले को ही पढ़ते हैं। द सर्विस इज नाउ रेयरली यूज, अब बहुत कम यूज करी जाती है। वेयर एज दिस सर्विस वॉज फ्रिक्वेंटली यूज बिफोर द कोरियर सर्विसेज, कोरियर सर्विसेज आने से पहले ये सर्विस बहुत ज्यादा यूज करी जाती थी। अब क्यों? इन यूपीसी द सेंडर विल डिलीवर द पार्सल, मतलब मैं अगर सेंडर हूँ, मुझे कोई पार्सल डिलीवर करना है या कोई लेटर डिलीवर करना है विद द ऑर्डिनरी पोस्ट के साथ, नॉर्मल पोस्ट के साथ, एट स्पेसिफाइड काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस एट एक्स्ट्रा नॉमिनल कॉस्ट, सेव वन फॉर द 3 एनवेलप एंड हैव प्रूफ ऑफ पोस्टेड लेटर। तो बेसिकली इफ आई वांट टू सेंड एन आर्टिकल या फिर कोई मैं लेटर को सेंड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, उसको पोस्ट ऑफिस लेकर जाऊंगा और वहाँ के काउंटर पे उसको, वहाँ से काउंटर पे उसको रखूंगा, वो लोग मेरे को एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप देंगे, ठीक है, कि आपने हमसे बोला है ये सामान डिलीवर करने को,
बात ही समझ में या फिर नहीं आई, और वो लोग उस सामान को डिलीवर कर देंगे। यही ट्विस्ट है। यूपीसी के अंदर सामान उस जगह के लोकल पोस्ट ऑफिस पहुंच जाएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि घर पे पहुंचाएंगे या फिर नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा पढ़ते हैं, अभी आएगा समझ में। रजिस्टर्ड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होती है? सेंडर एफिक्सेस मोर पोस्टल स्टैम्प्स। इसमें ज्यादा पोस्टल स्टैम्प्स को चिपकाया जाता है एनवेलप पर, और डिलीवर एट द काउंटर ऑफ द पोस्ट ऑफिस, और आपको उसको पोस्ट ऑफिस में डिलीवर करना पड़ता है। आपको रिसीट लेनी पड़ती है, जिससे आपके पास सबूत हो कि आपने कोई सामान भेजा है। फिर उस पोस्टल अथॉरिटीज क्या करेंगे, उस पार्सल को डिलीवर या फिर लेटर को डिलीवर कर देंगे उस एड्रेस पर ही, खाली उसी एड्रेस पर। सपोज करो मेरा भाई बेंगलोर रहता है, ठीक है, मैं उसको कोई आर्टिकल सेंड करना चाहता हूँ। दो केस लेते हैं, पहला लेते हैं यूपीसी, दूसरा लेते हैं क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट। तो पहले मैं दूसरा केस उठाता हूँ, रजिस्टर्ड पोस्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट पे मैं उसको यहाँ से मान के चलो उसको शूज भेज रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ज़्यादा पोस्टल स्टैम्प्स लगाऊंगा। मैं वो शूज़ का डब्बा यहाँ के पोस्ट ऑफिस पे लेकर जाऊंगा, वहाँ पर डिलीवर करूंगा, वहाँ से रसीद लेकर आऊंगा। फिर वो लोग उस डब्बे को डिलीवर करेंगे उस एड्रेस पर, जो एड्रेस मैंने वहाँ पर दिया था। उसके अलावा वो किसी जगह पे रजिस्टर उस डब्बे को डिलीवर नहीं करेंगे। वो किस पे डिलीवर करेंगे? उसी एड्रेस पे ही डिलीवर करेंगे, अदरवाइज वो डिलीवर नहीं करेंगे। लेकिन यूपीएससी के अंदर क्या होता है, यूपीएससी के अंदर डिलीवरी होती है ना अल्टीमेट, जो मेरे भाई के पास अगर जूते पहुंचते यूपीएससी के अंदर, बाकी प्रोसेस सेम रहता, बट यूपीएससी के मैं जो उसके बाद डब्बे पहुंचता, वो कंफर्म नहीं था कि उस पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। हो सकता है उसको डिलीवरी दे दे, हो सकता है उसको डिलीवरी ना भी दे, ठीक है, वो पोस्ट ऑफिस में ही रह जाए कहीं, फिर मेरा भाई जाएगा पोस्ट ऑफिस से उठाकर लेकर आएगा। तो रजिस्टर्ड पोस्ट में कंफर्मेशन मिलता है कि आपके पास एड्रेस आ जाएगा, मतलब आपके एड्रेस पे सामान आ जाएगा, और यूपीसी में कोई गारंटी नहीं है आएगा या फिर नहीं आएगा। थर्ड है पार्सल पोस्ट। इट इज अ सर्विस ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट फॉर सेंडिंग पार्सल। पार्सल सेंड करने के लिए थ्रू द पोस्ट अक्रॉस द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द कंट्री। इफ यू वांट टू सेंड अ पार्सल, चाहे कंट्री के अंदर चाहे कंट्री के बाहर, आप पार्सल पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सबसे सस्ता वे है, सबसे सस्ता तरीका है पार्सल को सेंड करने का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्पीड पोस्ट। ये गेम चेंजर साबित हुआ पोस्ट ऑफिस के लिए। इसके अंदर एक ऐसी सर्विस है जिसमें आप मेल सेंड कर सकते हो एज फास्ट एज पॉसिबल। कोई भी आपको सामान भेजना हो, आर्टिकल, एनवेलप, सबसे तेज आता है स्पीड पोस्ट के अंदर, सबसे कम पैसे में। मतलब कंपटीटर देखा जाए तो कंपटीशन में सबसे कम पैसे यही लेता है, ठीक है। इन दिस द पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड्स टाइम बाउंड डिलीवरी। टाइम बाउंड डिलीवरी मतलब लिख के देते हैं 3 दिन में पहुंच जाएगा, लिख के देते हैं, और उस 3 दिन में पहुंचा के भी दिखाते हैं इस तरीके से। लेटर, डॉक्यूमेंट या कुछ और भेजना हो, द चार्जेस ऑफ द स्पीड पोस्ट आर हायर देन द ऑर्डिनरी मेल। ऑफ कोर्स ही बात है, पोस्ट ऑफिस के ऑर्डिनरी मेल से तो ज्यादा ही होंगे स्पीड पोस्ट के चार्जेस। बट अगर कॉम्पिटिटिवली देखा जाए, अगर यही स्पीड पोस्ट की सर्विसेज आप प्राइवेट किसी कोरियर सर्विस से लेते हो, तो वो आपसे स्पीड पोस्ट से कम 3 से 4 गुना पैसे चार्ज करेगा। तो स्पीड पोस्ट इन चीज़ों में गेम चेंजर साबित हुआ पोस्ट ऑफिस के लिए। काफ़ी सस्ता भी था, लोग काफ़ी भरोसा भी करते हैं इसके ऊपर, काफ़ी बढ़िया है। फिफ्थ है कोरियर सर्विसेज। कोरियर सर्विसेज प्रोवाइड बाय द प्राइवेट पोस्ट ऑफिसेज। तो प्राइवेट पोस्ट ऑफिस है वो प्रोवाइड करते हैं कोरियर सर्विसेज, तो प्रोवाइडिंग डेस्क टू डेस्क सर्विसेज। मतलब अब ये प्राइवेट पोस्ट ऑफिस के लोग क्या करते हैं, आपके पास आएंगे घर पे, आपके यहाँ से सामान लेके जाएंगे और आपको वहीं पर रसीद काट के देकर जाएंगे, और उस सामान को उस इंसान के पास पहुंचाएंगे जहां पर आप सामान भेजना चाहते हैं, उसकी डेस्क पे। तो आपकी डेस्क से लेकर जाएंगे और उसकी डेस्क पे छोड़कर आएंगे। ये डेस्क टू डेस्क सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। ये फास्टर होते हैं, ज़्यादा रिलायबल होते हैं। दिस सर्विसेज कंपेरेटिवली चीपर देन द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द पोस्ट ऑफिस। और ये सर्विसेज सस्ती भी होती है पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज से, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा टेलीकॉम सर्विसेज। टेलीकॉम सर्विसेज बैकबोन ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी। बिल्कुल, आज के टाइम में हम जितने भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं सब टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू है। अभी भी आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ये भी टेलीकॉम सर्विसेज के थ्रू है। टेलीकॉम सर्विसेज के एब्सेंस में एवरी बिजनेस एक्टिविटी विल रिमेन एज अ ड्रीम ओनली। सपना ही रह जाएगा। जैसे सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, हम लोग क्या करते हैं बेटा, मोबाइल को यूज़ करते नहीं करते, उसके अंदर हम एक सेलफोन बोलते हैं, उसे सेलफोन बोलते हैं, वो फ़ोन जो कि सेल से चलता है। बात ही समझ में, उसके अंदर एक सिम डालते हैं। सेलुलर मोबाइल सर्विसेज, इट इंक्लूड्स ऑल द मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग वॉइस, नॉन वॉइस मैसेजेस, डेटा सर्विस, पीसीओ एक्सेट्रा। दे कैन प्रोवाइड डायरेक्ट इंटरकनेक्टिविटी विद एनी अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। हम अपने मोबाइल से किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को डायरेक्टली इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। हाय ना, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है बच्चों। रेडियो पेजिंग सर्विसेज, ये पहले चलती थी मोबाइल से पहले। बेसिकली पेजर आता था,
इतना छोटा सा एक डिवाइस होता था, पेजर नंबर होते थे, उससे क्या करते थे लोग, मैसेज भेजते थे एक दूसरे को। अभी एक वेब सीरीज आई थी आपकी स्कैम 2003, जो तेलगी तेलगी स्कैम था। अब उसमें देखोगे तो उसने भी वो यूज करा है, उसने भी वो छोटा सा ऐसा डिवाइस यूज करा, उसके पास मैसेजेस आते थे उसके ऊपर। उसके अलावा किसी ने अगर वो देखी हो मेजर, मेजर के अंदर भी वो पेजर यूज करते थे दोनों आपस में बात करने के लिए। जो हीरोइन थी और हीरो था, ठीक है, दोनों वो बात करने के लिए पेजर का यूज करते थे। तो पेजिंग सर्विसेज होती थी, ठीक है। ये अफोर्डेबल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता था, बहुत सस्ता होता था। इट ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन टू पर्सन इवन व्हेन दे आर मोबाइल। ये इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर देता था, अगर पर्सन दूर दूर भी है तो किसी भी जगह पर भी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती थी, ठीक है। इट इज़ अ वे ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन, और ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन का एक तरीका बना था। फिक्स्ड लाइन सर्विसेज, नेक्स्ट होता है फिक्स्ड लाइन सर्विसेज। आज के टाइम पर बेटा हम जियो फाइबर यूज़ करते हैं, एयरटेल एक्सट्रीम यूज़ करते हैं, एयरटेल फाइबर भी हम उसे बोल सकते हैं, और भी कंपनीज के फाइबर आते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वो ना एक फाइबर केबल के थ्रू जुड़े होते हैं, फिक्स होता है वो। हम घर के अंदर जो हमारा जियो फाइबर का डब्बा होता है वो एक जगह पर फिक्स रहता है, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते। क्लियर है नहीं क्लियर है? बिकॉज इट इज कनेक्टेड थ्रू अ फिक्स लाइन। क्लियर है? तो ये जो होता है प्राइमरी कनेक्टेड थ्रू फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वो फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्टेड होते हैं, लेड अक्रॉस अ कंट्री, जो कंट्री में फैली हुई है। दे प्रोवाइड इंटर कनेक्टिविटी विद अदर टाइप ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज। तो वो बहुत सारी सर्विसेज हमें देता है। वो टेलीफोन सर्विसेज देता है हमें फाइबर, वो इंटरनेट सर्विसेज देता है, वो हमें D2S सर्विसेज तक देता है, हमारे टीवी तक उससे चल जाते हैं। तो कितनी सारी सर्विसेज दे रहा है एक ही केबल से। तो इंटरकनेक्टिविटी हुई या फिर नहीं हुई? अगर मैं टेलीफोन यूज़ करूंगा, तो अगर मैं जियो के किसी नंबर से एयरटेल के किसी नंबर को कॉल करूंगा, तो इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा रहा है या फिर नहीं करवा रहा? आया ना? बात ही समझ में या फिर नहीं आई? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रोवाइड करवा रहा है। फोर्थ है केबल सर्विसेज। ये पहले चलता था, ये D2H के पहले का भी टाइम था, किसी को याद हो तो। वो आया था ना बेटा, डिश टीवी सन टाटा स्काई। उससे पहले घर पे टेलीविजन कैसे देखते थे हम लोग? टेलीविजन देखा करते थे केबल वाले भैया थे, उनके यहाँ से केबल कनेक्शन आता था, तार आते थे, वो तार हमारे यहाँ लगते थे, और उनसे हम देखा करते थे क्या? उनसे हम देखा करते थे क्या? ये केबल सर्विसेज। तो इन्हें केबल सर्विसेज बोलते थे, टीवी देखा करते थे। तो ये लिंकेज था, स्विच सर्विसेज था लाइसेंस एरिया के अंदर। तो उन केबल वाले भैया के पास एक लाइसेंस होता था, वो लाइसेंस उन्हें वो अथॉरिटी प्रोवाइड करवाता था कि इस एरिया में जितनी भी एंटरटेनमेंट सर्विसेज होंगी वो आप प्रोवाइड करवाएंगे, आप सारी केबल सर्विसेज देंगे, ठीक है, टू प्रोवाइड एंटरटेनमेंट सर्विसेज। इट इंक्लूड्स टू वे कम्युनिकेशन, वॉइस डेटा एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज। टू वे कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाता था, मतलब वहां से हम आवाज भी सुन सकते थे, देख भी सकते थे। ऑफरिंग सर्विसेज थ्रू द केबल नेटवर्क वुड बी सिमिलर टू प्रोवाइड फिक्स सर्विसेज। मतलब जो केबल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते थे ना, फिक्स सर्विसेज का ही एक तरीका है। मतलब मैं कहूंगा कि फिक्स लाइन सर्विसेज का एक पार्ट है केबल सर्विसेज, बट फिक्स लाइन सर्विसेज में थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता था। एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंटरनेट भी मिलता था, मोबाइल सर्विसेज में मिलती थी, बट फिक्स लाइन लेकिन केबल सर्विसेज में खाली क्या मिलता था? एंटरटेनमेंट के लिए जो केबल्स आती थी ना पहले, वो। ओके, नेक्स्ट है हमारा वी सेट सर्विसेज। वी सेट बेसिकली वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल। तो देखो वी सेट बेसिकली क्या होता है? सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन है, ऐसा कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट के थ्रू होगा। इट ऑफर्स बिजनेस एंड गवर्नमेंट एजेंसियां हाईली फ्लेक्सिबल एंड रिलायबल कम्युनिकेशन सॉल्यूशन इन अर्बन एज वेल एज रूरल एरिया। देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये बेसिकली क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के लिए होते हैं। ये सेटेलाइट के थ्रू चलते हैं, ठीक है, सेटेलाइट के थ्रू चलते हैं। इनके अंदर क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट होते हैं, पहली चीज तो। जैसे गवर्नमेंट, कभी कभी कोई गवर्नमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या कुछ भी है, तो वीसेट के थ्रू इन्फॉर्मेशन लेती है, क्योंकि वीसेट उनका एक प्राइवेट नेटवर्क की तरह काम करता है। आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले देखे होंगे ना, पूरे इंडिया में किसी भी जगह पर कोई बात होगी, न्यूज़ चैनल वाले 1 मिनट के अंदर वहाँ पहुंच जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर नेटवर्क आ रहे हो, वहाँ पे नेटवर्क ना आ रहे हो, वहाँ से वो प्रॉपर इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाते हैं, प्रॉपर नेटवर्क प्रोवाइड करवाते हैं। फिर हमें वो चीज़ टीवी पे दिखाई भी जाती है। कभी कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतने बैकवर्ड एरिया में नेटवर्क पहुंच कैसे रहा है, हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं। वो वीसेट के थ्रू पहुंचता है, एक तरीके से प्राइवेट उनका नेटवर्क होता है, सेटेलाइट नेटवर्क होता है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, किसी भी जगह पर काम करेगा, रिलायबल होता है, खराब नहीं होता जल्दी। VSAT offers reliable and uninterrupted services. Okay, it can be used to provide newspaper online. न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराने के लिए यूज़ हो सकता है, मार्केट रेट्स एंड टेली एजुकेशन इवन इन द मोस्ट रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। और जो अगर आपको जैसे दूरदर्शन चलता था, वो VSAT पे ही चलता था, ठीक है। तो उस केस में भी यही क्या हो सकता है, यूज़ हो सकता है, ठीक है। फिर है हमारा DTS सर्विसेज, डायरेक्ट टू होम।
ये केबल सर्विसेज के चेंज करने वाला है DTS सर्विसेज। इट इज़ अ डायरेक्ट सैटेलाइट बेस्ड मीडिया सर्विस प्रोवाइडेड बाय द सेलुलर कंपनी। सेलुलर कंपनीज ही प्रोवाइड करवाती थी, ठीक है। ये भी क्या होता था ना, सैटेलाइट बेस्ड होता था। सैटेलाइट के थ्रू डायरेक्टली आपके पास क्या भेज जाते थे, एंटरटेनमेंट सर्विसेज भेजी जाती थी। टू रिसीव दिस सर्विस इसको क्या चाहिए, एक स्मॉल डिश चाहिए। बेसिकली स्मॉल डिश कुछ इस तरीके की होती थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके का होता था। बच्चों मेरी ड्राइंग गंदी है, बच्चों मेरी ड्राइंग गंदी है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ये कुछ इस तरीके से एंटीना होता था जो इस तरीके से लगा हुआ होता था ज़मीन के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से एक एंटीना होता है जो हमारे घर पे लगते थे, टाटा स्काई, D2 या डिश टीवी वगैरह के, ठीक है। एक स्मॉल डिश एंटीना चाहिए, एक सेटअप बॉक्स चाहिए जो हमारे टीवी के पास हमारे नीचे रखा रहता था, जिसका रिमोट आता था। हम वो रिमोट से सेटअप बॉक्स पे कंट्रोल करते थे, टीवी पे कंट्रोल नहीं कर पाते थे। दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द DTS सर्विस। ये DTS सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड करवाते हैं। कंसिस्ट ऑफ अ बुके ऑफ मल्टीपल चैनल्स, और बेटा मल्टीपल चैनल्स प्रोवाइड करवाते हैं। मल्टीपल चैनल्स प्रोवाइड करवाते हैं, एक से ज़्यादा चैनल्स प्रोवाइड करवाते हैं, अलग अलग तरीके के चैनल्स प्रोवाइड करवाते हैं। दीज चैनल कैन बी व्यूड ऑन टेलीविजन विदाउट बीइंग डिपेंडेंट ऑन केबल नेटवर्क। अब केबल नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आप कंपनी को कॉल करो, वो आपके घर पर आएंगे, आपका टाटा स्काई लगा कर जाएंगे, ठीक है। डायरेक्टली केबल आएगी, D2S से कनेक्ट करो, आप ऑनलाइन वहाँ बैठे बैठे रिचार्ज करवा सकते हो, उसका टीवी मस्त चलता रहेगा। केबल वाले पे कनेक्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपका एक तरीके से इंडिपेंडेंट सर्वर की तरह काम करता है। और ज़्यादा चैनल मिलते हैं, बेटर क्वालिटी होती है थी ना। बट अब ये भी चेंज होता चला जा रहा है। अब देखते होंगे, अब डिश टीवी, टाटा स्काई के ऐड ही नहीं आते, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी को भी रिप्लेस कर दिया गया फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू। जो जियो फाइबर आता है ना, उसके थ्रू इस टेक्नोलॉजी को भी रिप्लेस कर दिया गया है। अब इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब टीवी, स्मार्ट टीवी आने लगे हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू चल जाते हैं, वो सस्ते पड़ते हैं, वो सस्ते पड़ते हैं, ऑफ कोर्स वो सस्ते पड़ते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमारे आज के वन शॉट में बच्चों बस इतना ही था। यहाँ पर हमारा ये वन शॉट खत्म होता है। आई होप ये वन शॉट आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वन शॉट अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और इस वन शॉट को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन्हें भी एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।